सोचो बिना व्हाट्सएप ग्रुप के परफेक्ट प्लानिंग, बिना जीपीएस के किसी एरिया को जानना। मंगोल का सिस्टम कुछ इसी प्रकार से एक स्ट्रेटजी मास्टर क्लास था। सो आज हम इसे जानेंगे। तो हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक दुबे एंड यू आर वेलकम टू फ्यूकी एजुकेशन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री के चैप्टर 3 नोमैडिक एम्पायर के बारे में, जिसमें आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, सोशल पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। ये किस प्रकार से हमारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होते थे, किस प्रकार से मिलिट्री थी और किस प्रकार से क्षेत्र का डिवीजन हुआ था। हमारे पूरे मंगोल साम्राज्य को कैसे अलग अलग प्रकार से अलग अलग लोगों में बांटा गया था। चंगेज खान की डेथ हो गई थी, कैसे उसके आने वाले डिसेंडेंट्स ने, उसके वंशज ने, उसके आने वाले पुत्र ने और उनकी पीढ़ियों ने कैसे साम्राज्य को चलाया। तो यही सब हम इसमें आज देखेंगे। सो देखते हैं सोशल पॉलिटिकल and military organizations. So among the Mongols and many other nomadic societies as well, all the able-bodied adult males of the tribe wore arms. They constituted the army forces and occasional demand. अब देखो, जितने भी मतलब एडल्ट लोग हैं अच्छे बहुत तरीके से मतलब ऐसे फिजिकली स्ट्रॉन्ग है और जितने भी मतलब उनके ट्राइबल ग्रुप्स में लोग हुआ करते थे, उनको कहीं ना कहीं उस आर्मी में, उनके मंगोल आर्मी में क्या करना पड़ता था, सर्विस देना पड़ता था। ये उनके लिए क्या था, कंपलसरी था। जितनी भी एडल्ट मेल हुआ करते थे उनको क्या करते थे, आर्मी में इनको रिक्रूट किया जाता था। तो या यूनिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट मंगोल ट्राइब्स। अब देखो, हमने देखा चंगेज खान ने कैसे अलग अलग मंगोल ट्राइब्स को यूनिफाई किया था। यूनिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट मंगोल ट्राइब्स एंड सब्सिक्वेंट कैंपेन्स अगेंस्ट डाइवर्स पीपल इंट्रोड्यूस्ड न्यू मेंबर्स इन चंगेज खान आर्मी। अब देखो, चंगेज खान ने जितने भी छोटे छोटे नोमैडिक ग्रुप्स हुआ करते थे, छोटे छोटे क्लैंस हुआ करते थे या छोटे छोटे जो मतलब ऐसे ग्रुप्स हुआ करते थे, इन कुछ ग्रुप्स तो इसके अंडर उसने डायरेक्टली मिला लिए, कुछ ग्रुप्स पे एक्सपांशन किया, कंक्वेस्ट किया और उनको भी अपनी आर्मी में क्या किया, मिला लिया। तो आर्मी में मिला लिया तो कॉम्प्लिकेटिंग द कंपोजिशन ऑफ दिस रिलेटिवली स्मॉल अनडिफरेंशिएट बॉडी इनटू द इनक्रेडिबल हेट्रोजेनियस मास ऑफ द पीपल। अब देखो, उसमें उसके कबीले के पहले लोग हुआ करते थे, किसके, चंगेज खान के। चंगेज खान जिस कबीले से बिलोंग करता था पहले उसी के लोग हुआ करते थे, लेकिन अब उसने धीरे धीरे करके अलग अलग क्लैन के, अलग अलग कबीले के लोगों को अलग अलग ग्रुप के लोग, अलग अलग ट्राइब के लोग, सबको अपनी आर्मी में धीरे धीरे मिलाना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे अलग अलग कबीले के लोग, डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्स लोग उसकी आर्मी में आने लगे। अब डाइवर्स लोग आने लगे तो देखते हैं क्या होता है। इट इंक्लूडेड ग्रुप्स लाइक, देखो ऐसे टर्किश उइगुर्स, जैसे कि टर्किश उइगुर्स होते हैं, हु हैड एक्सेप्टेड हिज अथॉरिटी बिलिंग, अपनी मर्जी से उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, भाई हम आपकी आर्मी ज्वाइन करते हैं। किससे बोला, चंगेज खान से। तो टर्किश उइगुर्स जो थे, इन्होंने इनकी आर्मी ज्वाइन कर ली। जितने भी एडल्ट मेल होते थे अलग अलग कबीले, खुद के कबीले के, वो भी ज्वाइन करने लगे। अलग अलग जगह इन्होंने एक्सपांशन किया, वहां से लोगों को हराया, उन लोगों ने भी क्या किया, आर्मी में ज्वाइन कर लिया उनकी। और ऐसे धीरे धीरे वो कैसे चंगेज खान अपनी आर्मी बड़ी कर रहा है, कैसे अलग अलग लोगों को अपनी आर्मी में ला रहा है, कितना मास्टरमाइंड रूलर वो हुआ करता था। इट ऑल्सो इंक्लूडेड डिफीटेड पीपल लाइक कैरियट्स। अब देखो, ये कैरियट्स लोग हुआ करते हैं, हमने कैरियट्स किया, हमने पढ़े, ऐसे सभी लोग इसकी आर्मी में आने लगे। हु वर accommodated in the confederacy despite their earlier hostility। तो पहले ये लोग, खुद चंगेज खान इनके ही अंडर काम किया करता था, किसके, कैरियट्स के अंडर काम किया करता था, लेकिन अब यही लोग उसके आर्मी में रिक्रूट हो रहे हैं। कैरियट्स लोगों ने उसे ज्वाइन कर लिया चंगेज खान को, टर्किश उइगुर्स ने उसे ज्वाइन कर लिया, और भी अलग अलग कबीले के लोग और भी अलग अलग क्षेत्र से लोग हारने के बाद उसकी आर्मी ज्वाइन कर लेते थे। ऐसे धीरे धीरे करके वो अपनी आर्मी क्या कर रहा है, बड़ी कर रहा है। तो इस प्रकार से और इतने बड़े एम्पायर पर ऐसे आर्मी बनाकर और इतने बड़े क्षेत्र पर कैसे उसने अपना कंट्रोल किया और मंगोल साम्राज्य की स्थापना करता है। सो चंगेज खान वर्कड टू सिस्टमैटिकली erase the old tribal identities of the different groups who joined his confederacy। तो जितने लोगों ने उसकी कन्फेडरेसी को ज्वाइन किया, जितने लोगों ने उसकी आर्मी को ज्वाइन किया, जितने कबीले वाले लोग अलग अलग जगह से आए, इन सभी को उसने क्या किया, अपने ग्रुप में ज्वाइन किया और सबकी एक नई आइडेंटिटी बना दी। भाई अब अलग कबीले के लोग नहीं हो, अब आप क्या हो, सबके सब मंगोल्स हो, आप मंगोलियंस हो, सबके सब मंगोल साम्राज्य के क्या हो, नागरिक हो, या मंगोल साम्राज्य का ही क्या हो, एक हिस्सा हो। उसने उनकी एक नई आइडेंटिटी बना दी और पुराने तरीकों को हटा दिया। His army was organized according to old steppe system। ओल्ड स्टेपी वाले क्षेत्र में, जो ओल्ड स्टेपी घास के मैदान हुआ करते थे क्षेत्र में, जो उनके पुराने समय पे जिस प्रकार सिस्टम चलता था, उसने उसे इंट्रोड्यूस किया डेसिमल सिस्टम में। जैसे कि 10 लोगों का ग्रुप होगा, 100 लोगों का ग्रुप होगा, 1000 लोगों का ग्रुप हो सकता है, या 10,000 सोल्जर एक साथ हो सकते हैं। इस प्रकार से इन द ओल्ड सिस्टम द क्लैन एंड द ट्राइब वुड हैव कोएग्जिस्टेड विद इन द डेसिमल यूनिट्स। और ओल्ड सिस्टम में इस प्रकार से क्या चलता था, ऐसे आर्मी को ऐसे डेसिमल सिस्टम में ऑर्गेनाइज किया जाता था, इसी प्रकार से। तो चंगेज खान स्टॉप दिस प्रैक्टिस। चंगेज खान ने क्या किया, वो पुरानी प्रैक्टिस चलती थी उसको स्टॉप किया, एंड ही डिवाइडेड द ओल्ड ट्राइबल ग्रुपिंग्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देयर मेंबर्स इनटू न्यू मिलिट्री यूनिट्स। तो पहले क्या हुआ करता था कि जितने भी लोग हुआ करते थे, मान लो कि ये ए कबीला है, ये बी कबीला है, ये क्लैन है या सी क्लैन है, ये ए क्लैन, बी क्लैन और ये सी क्लैन। तो केवल इसके जो लोग होंगे,
इसके जो क्या होंगे, लोग होंगे, इसके लोग इसी की आर्मी में केवल काम करेंगे। बी के लोग क्या करेंगे, इसकी आर्मी में केवल काम करेंगे। और सी के लोग क्या रहेंगे, केवल इसी की आर्मी में काम करेंगे। तो ये केवल अपने अपने क्षेत्र के, अपने अपने कबीले के लिए काम किया करते थे। परंतु जब हमारा चंगेज खान आता है, कौन आता है हमारा, चंगेज खान आता है हमारा, चंगेज खान आता है हमारा डी। चंगेज खान क्या करता है, हर एक अलग अलग लोग मिक्सर, एक इस कबीले से भी ले लिया, एक इस कबीले से भी ले लिया, और खुद के कबीले के लोग वो करते हैं। और इन सभी लोगों को क्या करता है, चंगेज खान इनको मिला लेता है और उनको एक नई आइडेंटिटी देता है। पहले क्या सिस्टम चल रहा था कि उसी क्षेत्र के लोग उसी कबीले के लिए काम करेंगे, लेकिन अब इसने नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कर देता है और पुरानी प्रैक्टिसेस को स्टॉप कर देता है और न्यू मिलिट्री यूनिट्स बनाता है। क्या बनाता है, न्यू मिलिट्री यूनिट्स बनाता है और उनको नई आइडेंटिटी देता है। अब आप सब लोग क्या हो, हमारे मंगोल के हिस्सा हो, मंगोल एम्पायर के क्या हो, हिस्सा हो, आप सब लोग क्या मंगोल्स हो। इस प्रकार से आर्मी बनाता है। एनी इंडिविजुअल हु ट्राइड टू मूव फ्रॉम हिज हर अलॉटेड ग्रुप विदाउट परमिशन रिसीव्ड हार्श पनिशमेंट। देखो कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से अपने ग्रुप, जैसे क्या करता है हमारा चंगेज खान, अलग अलग लोगों को मिला के हर एक अलग अलग कबीले से उनका ग्रुप बना देता है। और जो भी व्यक्ति उस ग्रुप को छोड़कर भागेगा या दूसरे ग्रुप में जाने की कोशिश करेगा, इस क्षेत्र छोड़कर भागेगा, उनकी आर्मी को छोड़ेगा, उसको क्या दी जाएगी, पनिशमेंट दी जाएगी, बिल्कुल पनिशमेंट दी जाएगी उसको, है ना। चंगेज खान ने ये आदेश दिया। सो द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ सोल्जर्स, अप्रोक्सीमेटली 10,000 सोल्जर्स की जो यूनिट होती थी उसको बोला जाता था तूमान। क्या बोला जाता था, तूमन बोला जाता था, तूमान बोला जाता था। नाउ इंक्लूडेड फ्रेगमेंटेड ग्रुप्स ऑफ पीपल फ्रॉम वेराइटी ऑफ डिफरेंट ट्राइब। अब देखो इसमें 10,000 सोल्जर कौन कौन होते थे, अलग अलग वेराइटी के ट्राइब्स होते थे, अलग अलग क्लैन से लोग, अलग अलग कबीले से आए हुए लोग होते थे, अलग अलग जनजातियों के लोग इसके क्या होते थे, आर्मी में होते थे। और लगभग 10,000 सोल्जर्स हुआ करते थे। और ये सबसे बड़ी यूनिट होती थी क्या, आर्मी की, उसे क्या बोला जाता था, तूमान बोला जाता था। लगभग 10,000 सोल्जर्स की एक यूनिट होती थी, टुकड़ी हुआ करती थी, इसे बोला जाता था तूमान, है ना। सो दिस अल्टर्ड द ओल्डर स्टेपी सोशल ऑर्डर, इंटीग्रेटिंग डिफरेंट lineages and clans and providing them with a new identity derived from its progenitor जंगीज खान। तो जंगीज खान क्या करता है, इनको नई आइडेंटिटी देता है कि 10,000 सोल्जर है, अलग अलग कबीले से आए लोग हैं, अलग अलग ट्राइब से आए लोग हैं, और सबके सब मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं। और जो हमारा पुराने समय में क्या सिस्टम चलता था, उसी कबीले के लोग, उसी पर्टिकुलर जो यूनिट बनेगी उस यूनिट में केवल एक कबीले के लोग आएंगे, इस यूनिट में क्या एक ही कबीले के लोग आएंगे। लेकिन अब जंगीज खान ने क्या कर दिया, नया सिस्टम बना दिया, हर अलग अलग कबीले के लोगों को मिला के एक यूनिट बनाई। इस प्रकार से उसने उनको क्या दिया, एक नई आइडेंटिटी दी। और नई आइडेंटिटी क्या दी, मंगोल्स की आइडेंटिटी दी। द न्यू मिलिट्री कंटिजेंट्स वर रिक्वायर्ड टू सर्व अंडर हिज फोर सन्स। जो न्यू मिलिट्री बन रही है, अलग अलग यूनिट्स बन रही है, इन लोगों का क्या क्या किसके अंडर कर दिएगा, उसके 4 सन्स। क्या जो उसके 4 सन थे अपन ने देखे थे, हमारा कौन कौन, तोयुद देखेंगे सबसे पहले, तोल्युद, तोल्यू है उसका एक सन, ओगोडाई है उसका एक सन, तोल्युद, ओगोडाई, चगताई, कौन हमारा चगताई था, तोल्यू, ओगोडाई, चगताई, ये वाले क्षेत्र में। और जोची, जोची हमारे ये वाले रीजन हुआ करते थे। और जोची, ये उसके 4 सन थे। अब इन 4 लोगों के अंदर क्या सभी आर्मी क्या करेगी, इन लोगों को ही सर्व करेगी। एंड स्पेशली चूजन कैप्टन ऑफ हिज आर्मी यूनिट्स। और हर एक आर्मी यूनिट्स का क्या रहेगा, एक कैप्टन रहेगा, उसको क्या बोला जाएगा, नोयान बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, नोयान। हर एक यूनिट रहेगी, अलग अलग इन लोगों के अंडर काम करेगी, एक एक दो यूनिट बना दी जाएगी। तोल्यू के अंदर, चगताई, ओगोडाई के अंदर, इनके अंदर क्या करेगी, सारी यूनिट्स काम करेगी। उस यूनिट का कैप्टन कौन कहलाएगा, नोयान कहलाएगा। ठीक है। ऑल्सो इंपॉर्टेंट विद इन द न्यू रियाम वर अ बैंड ऑफ फॉलोअर्स हु हैड सर्व्ड चंगेज खान लॉयली थ्रू ग्रेव एडवर्सिटी ऑफ मेनी ईयर्स। अब कुछ एक अलग ग्रुप भी इस प्रकार से हुआ करता था, जहाँ पे चंगेज खान के जो फॉलोअर्स हुआ करते थे, उसके जो सपोर्टर्स हुआ करते थे, जो उसके साथ शुरू से हैं, जो उसको सपोर्ट दे रहे हैं, इन लोगों को चंगेज खान क्या करता है, उसका सम्मान करता है सभी जनता के सामने। और उनको क्या बोलता है कि ये कौन है, ब्लड ब्रदर्स हैं, मेरे भाई हैं। कौन है, मेरे ब्लड ब्रदर्स, मेरे ही रक्त भाई हैं, मतलब ब्लड ब्रदर्स हैं, इस प्रकार से बोलता है। और उनको क्या बोलता है, अंड बोला जाता है, उनको अंड बोला जाता है उसके हिसाब से, मतलब मेरे ही ब्लड ब्रदर्स हैं, इस प्रकार से। येट अदर्स फ्री मैन ऑफ द हम्बलर रैंक। अब जो कुछ कुछ फ्री मैन भी हुआ करते थे, वर गिवन स्पेशल रैंकिंग एज हिज बॉन्ड्समैन। नौकर बोला जाता था उनको। कुछ अलग लोग भी थे, नौकर मतलब इस प्रकार से नहीं कि स्लेव होंगे उनके, या फिर उनकी गुलामी कर रहे हैं, या उनके लिए कुछ काम कर रहे हैं। नौकर एक पद हुआ करता था उस समय के लिए। और कैसे लोगों के लिए, अ टाइटल दैट मार्क्ड देयर क्लोज रिलेशनशिप विद देयर मास्टर्स। जो जितने भी मंगोल के मास्टर्स हुआ करते थे, इन लोगों का बहुत क्लोज रिलेशन हुआ करता था नौकर का, उनके लिए वफादार हुआ करते थे ये लोग, उन लोगों को क्या बोला जाता था, नौकर बोला जाता था।
और कुछ होते थे ब्लड ब्रदर्स होते थे। तो दिस रैंकिंग, अब देखो जो नौकर बोल रहे हैं, जो ब्लड ब्रदर बोल रहे हैं, ये इस प्रकार की जो रैंकिंग है वो इस आधार पे नहीं थी। किस आधार पे? उनका जो स्टेटस था सोसाइटी में, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में स्टेटस था, वो इस आधार पे नहीं था कि भाई कोई चीफ्टन्स या क्लेन्स होंगे उस प्रकार से। अब जो भी व्यक्ति है वो कोई भी हो सकता है जो उसकी एरिस्टोक्रेसी में है, उसका स्टेटस इस प्रकार से डिफाइन होता था कि वो ग्रेट खान्स और मंगोल्स के जितने मास्टर्स है, मंगोल सरदार जितने हैं, इन लोगों से कितना क्लोज्ड है, उस हिसाब से उसका डिसाइड किया जाता है कि स्टेटस क्या है, इसको कितने बड़े लेवल पर रहेगा। ये जरूरी नहीं कि केवल वो किसी क्लैन से, स्पेसिफिक चीफ क्लैन से ही बिलोंग करता हो। तो इसके बाद हम देखेंगे इन दिस न्यू हायरार्की चंगेज खान असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्निंग न्यू कन्क्योर्ड पीपल टू हिज फोर्स। अब देखो उसने अपने चारों बेटों को क्या दे दिया? सत्ता दे दी हाथ में। अपने जितना भी साम्राज्य है, अपने जो प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है, अपने 4 बेटों के हाथ में दे दिया पूरा का पूरा क्या साम्राज्य। किसके हाथ में? 4 बेटों के साथ में। दीज कंप्राइज द 4 उलूस, और उनको चारों को क्या बोला गया? चारों को 4 उलूस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 4 उलूस। अ टर्म दैट डिड नॉट ओरिजिनली मीन फिक्स्ड टेरिटरी। इसका मतलब ये नहीं कि फिक्स्ड उलूस मतलब क्या कि एक फिक्स्ड टेरिटरी नहीं है, मतलब थोड़ा थोड़ा उसमें डिफरेंशिएशन आते रहते हैं समय के साथ साथ। जैसे 4 रीजन डिवाइड कर दिए गए, जोची के पास, ओगोटाई के पास, चगताई के पास और हमारे तोलियू के पास, ऐसे क्षेत्रों में उसको डिवाइड कर दिया गया और चारों को क्या बोला गया? 4 उलूस बोला गया। चंगेज खान lifetime was still the age of rapid conquest and expanding domains where frontiers were still extremely fluid। अब देखो जितने भी फ्रंटायर वाले क्षेत्र कहीं ना कहीं उनमें धीरे धीरे कुछ लोग आते हैं फिर जीत लेते हैं, ऐसे धीरे धीरे उनमें मतलब परिवर्तन आते रहता है। और फिर उसके बावजूद भी क्या बोलते हैं, हमारे चंगेज खान ने बहुत दूर दूर के क्षेत्रों तक क्या किया? अपना कन्क्वेस्ट किया, एक्सपांसन किया, मंगोल साम्राज्य का क्या किया? विस्तार किया। ऐसे देखने को मिलता है। बट उसकी मृत्यु के पश्चात वो 4 उलूस में 4 अपने सन के हाथ में क्या दे देता है? अपनी सत्ता छोड़ जाता है। अपने एम्पायर को 4 लोगों में डिवाइड कर देता है, उसके 4 बच्चों में डिवाइड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल द एल्डेस्ट सन, सबसे बड़ा बेटा कौन रहता है उसका? जोची। रिसीव द रशियन स्टेपीज, रशियन स्टेपी वाला क्षेत्र किसके पास आ जाता है? जोची के पास आ जाता है। बट द फार्देस्ट एक्सटेंट ऑफ देयर टेरिटरी ओलू वाज इनडिटर्मिनेट, परंतु स्टेपी वाला रीजन कितना ये डिफाइन नहीं था, है ना। उसके बाद देखते हैं एक्सटेंड एज फार वेस्ट एंड इज हॉर्स कुड रोम, तो बहुत दूर वेस्ट के बहुत दूर के रीजन तक था। इस प्रकार से ऐसे रशियन स्टेपी वाला किसको मिलता है? रशियन स्टेपी वाला क्षेत्र किसको मिलता है? हमारे जोची को मिलता है। कौन सा? रशियन स्टेपी वाला क्षेत्र। अब दूसरा सन चगताई वाज गिवन द ट्रांस ऑक्सियाना क्षेत्र। चगताई को कौन सा क्षेत्र मिल जाता है? हमारा ट्रांस ऑक्सियाना स्टेपी वाला रीजन। कौन सा वाला रीजन? ट्रांस ऑक्सियाना वाला रीजन। रशियन स्टेपी किसके पास है? जोची के पास है। चगताई के पास क्या है? हमारा ट्रांस ऑक्सियाना वाला क्षेत्र। देन द लैंड नॉर्थ ऑफ द पामीर वाला क्षेत्र है, हमारा माउंटेन वाला क्षेत्र है। ये सभी क्षेत्र किसको मिल जाते हैं? चगताई को मिल जाते हैं, है ना। उसके बाद हम क्या देखते हैं? प्रियज्यूमली दीज लैंड वुड शिफ्ट एज जोची मार्च्ड वेस्टवर्ड, चंगेज खान हैड इंडिकेटेड दैट हिज थर्ड सन, अब थर्ड सन कौन उसका? ओगोटाई है। ओगोटाई वुड सक्सीड हिम एज द ग्रेट खान एंड ऑन एक्सेशन। देखो चंगेज खान क्या चाहता था कि उसका जो बेटा है थर्ड सन जो ओगोटाई, वो उसको सक्सीड करे, उसके क्षेत्र पर कौन कंट्रोल करे? ओगोटाई कंट्रोल करे एज अ ग्रेट खान, और उसे क्या मिले? टाइटल, ग्रेट खान का टाइटल मिले। एंड ऑन द एसेशन ऑफ द प्रिंस एस्टेब्लिश कैपिटल एट काराकोरम, और काराकोरम को क्या बनाया? अपना काराकोरम को अपना क्या बनाया? क्षेत्र बनाया। इस प्रकार से ओगोटाई को कौन सा क्षेत्र मिल जाता है? हमारा चंगेज खान वाला क्षेत्र मिल जाता है। और द यंगेस्ट सन तोल्यू रिसीव द एंसेस्ट्रल लैंड ऑफ द मंगोलिया, और तोल्यू को कौन सा क्षेत्र मिल जाता है? हमारा मंगोलिया वाला रीजन, जो हमारा मंगोलिया जिसके एंसेस्ट्रल जो जहां से शुरुआत हुई थी, वो वाला क्षेत्र किसको मिल जाता है? हमारा तोल्यू को मिल जाता है। तो ये देखो हम देखते हैं हमारा ये कैसे मंगोल एरिया। और ये रशियन प्रिंसिपलिटीज किसके पास जाती है? जोचीज के पास चली जाती है। किसके पास चली जाती है? हमारे जोचीज के पास, जोची के पास चली जाती है। ये हमारा पर्शिया वाला रीजन, ये ईरान वाला रीजन, ये वाला क्षेत्र किसके पास आ जाता है? हमारा ये जाता है हमारा चगताई के पास। किसके पास आ जाता है? चगताई के पास। चगताई के पास आ जाता है ये वाला रीजन, ये वाला रीजन जाता है चगताई के पास हमारा। ये रीजन कहलाता है ट्रांस ऑक्सियाना। यहाँ ऑक्सस रिवर हमारी जो बहती है अमू दरिया, उसके इस तरफ वाला रीजन कौन सा? ये तरफ वाले रीजन, ये कहलाता है कि हमारा ट्रांस ऑक्सियाना वाला रीजन। चगताई के पास कौन सा रीजन है? ट्रांस ऑक्सियाना। ट्रांस ऑक्सियाना वाले रीजन किसके अंडर आ जाता है? चगताई के पास। रशियन प्रिंसिपलिटी जोचीज के पास। और जो हमारा मंगोलिया वाला रीजन है, कि हमारा ये मंगोलिया वाला रीजन है, ये किसके पास आ जाता है? मंगोलिया वाला रीजन ये आ जाता है हमारे तोल्यू के पास। तोल्यू के पास आ जाता है मंगोलिया वाला रीजन। और ये हमारा काराकोरम के पास वाला ये वाला रीजन किसको मिल जाता है? हमारे ओगोटाई के पास। काराकोरम को बोलता है ना कैपिटल बनाने किसके, वो चंगेज खान चाहता था कि यहाँ पे हमारा ओगोटाई आए और काराकोरम को अपना कैपिटल बना के यहाँ से मंगोल साम्राज्य को चलाए। इस प्रकार से उसने बोल कर गया था।
तो इस प्रकार से हमारे जोची को मिलता है रशियन प्रिंसिपलिटीज, मंगोलिया वाला एंसेस्ट्रल लैंड मिल जाता है, तोलियो को काराकोरम को कैपिटल बना के ओगोडई को ये वाला क्षेत्र मिल जाता है, और चगताई को मिल जाता है अपना ट्रांसऑक्सियाना वाला रीजन। ट्रांसऑक्सियाना वाला रीजन किस मिल जाता है? चगताई को। चंगेज खान क्या चाहता था और कि ओगोडई उसको सक्सीड करे, उसे ग्रेट खान का टाइटल मिले, एंड ऑन द एसेसन इन द प्रिंस एस्टेब्लिश कैपिटल, और अपनी कैपिटल किसको बनाए? काराकोरम को अपनी कैपिटल बनाए उस क्षेत्र को, है ना। उसके बाद हम क्या देखते हैं आगे, the sense of the dominion shared by members of the family was underlined at assembly of the chieftain कुरिलताई। हमने कुरिलताई क्या देखा था? एक असेंबली हुआ करती थी। कुरिलताई क्या हुआ करती थी? असेंबली हुआ करती थी मंगोल एम्पायर में, जो कलेक्टिवली मिलकर के डिसीजन लेती थी। और भाई चार लोग जो हैं, चार बेटे हैं, उसके चारों के द्वारा अलग अलग प्रकार के क्षेत्र डिवाइड कर दिए गए हैं, अलग अलग एम्पायर पे अपने कंट्रोल कर रहे हैं, अलग अलग लोगों को मिलिट्री कंटिजेंस बना दिया गया। उनको क्या बोला जाता था? तमा या तम बोला जाता था। ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रिंसेस वर प्लेस्ड इन ईच उलूस, और चार उलूस हुआ करते थे, चार क्षेत्र बना दिए गए, चार उलूस हुआ करते थे, चार उलूस के लिए क्या? मिलिट्री कंटिजेंट बना दिए गए। उनको क्या बोला जाता था? तम बना दिए गए। अब इन तम को संभालने के लिए, इन सबको डिवाइड करने के लिए, इन सब चीज पर डिसीजन लेने के लिए, चंगेज खान की डेथ हो गई है, डिसीजन लेने के लिए अब क्या रहेगी? वो असेंबली आएगी, जो मंगोल एम्पायर में असेंबली बनाई गई थी लोगों के द्वारा। उस असेंबली को क्या बोला जाता था? कुरिलताई। जितने भी चीफ हुआ करते थे, चीफ्टन्स हुआ करते थे अलग अलग क्षेत्रों से मंगोल साम्राज्य के, सब आते हैं और कुरिलताई में अपने डिसीजन लेते हैं। वेयर ऑल डिसीजंस रिलेटिंग टू द फैमिली और द स्टेट फॉर द फोर्थकमिंग सीजन, लैंड एंड सक्सेशन कैंपेन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लंडर, पास्चर वर कलेक्टिवली टेकन। जितने भी रीजन, कहाँ युद्ध लड़ना है, कहाँ कहाँ के क्षेत्र को जीतना है, किस प्रकार से साम्राज्य को चलाना है, किस किस में डिवीजन होगा, सक्सेशन कौन करेगा, उत्तराधिकारी कौन होगा अपने क्या बोलते साम्राज्य के शासक का, ये सारे के सारे डिसीजन कौन लेती है? कुरिलताई लेती है। कुरिलताई क्या होती थी? असेंबली हुआ करती थी। क्या? कुरिलताई। कुरिलताई मंगोल असेंबली हुआ करती थी, मंगोल लोगों की असेंबली हुआ करती थी, असेंबली हुआ करती थी। कुछ उसके जो चीफ्टन्स लोग हुआ करते थे, वो लोग इसमें बैठते थे, किसमें? कुरिलताई में। चीफ लोग कुरिलताई में बैठते थे, और ये लोग कलेक्टिव मिलकर क्या अपनी फैमिलीज के लिए, सक्सेशन के लिए, किसके क्षेत्र पर आक्रमण करना है, इन सभी चीजों के लिए क्या करते थे? कलेक्टिव डिसीजन लेते थे। तो ये हमारे फैमिली ट्री हुआ करता था, जैसे मोंके, कुबलाई खान, वो लागू आता है इस प्रकार से, गोयोग, ये अलग अलग लोग, हमारा फैमिली ट्री हमारा, तो ये हमारा चंगेज खान से निकल, सबसे पहले यहाँ से शुरुआत होती है। चंगेज खान का ओगोडाई आता है, चगताई आता है, जोची आता है, और एक ब्रांच यहाँ से तोलियो वाली चली जाती है। इस तोलियो के ये लोग आते हैं, मोंके, कुबलाई खान, यहाँ तोलियो की ब्रांच से, ये ओगोडाई की ब्रांच से ये निकलते हैं, जोची की ब्रांच से बाटू और ये निकलते हैं। इस प्रकार से क्या है हमारा फैमिली ट्री है मंगोल डायनेस्टी का। अब उसके बाद देखते हैं, चंगेज खान हैड ऑलरेडी फैशन्ड अ रैपिड कुरियर सिस्टम। चंगेज खान क्या करता है? एक रैपिड कुरियर सिस्टम बनाता है। क्या बनाता है? रैपिड कुरियर सिस्टम बनाता है चंगेज खान, ताकि एक जगह से दूसरी जगह क्या पहुंचा सके? अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचा सके, काम संबंधित। दैट कनेक्टेड द डिस्टेंट एरिया ऑफ हिज रेजिम। उसका क्षेत्र, उसका जितने दूर दूर तक उसके साम्राज्य का विस्तार है, इस क्षेत्र को कनेक्ट करने के लिए, अलग अलग क्षेत्रों तक जानकारी पहुंचाने के लिए उसने कुरियर सिस्टम बनाया। क्या बनाया है? कुरियर सिस्टम बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा कुरियर सिस्टम बनाया उसने? देखते हैं। सो फ्रेश माउंट्स एंड डिस्पैच्ड राइडर्स, अलग अलग राइडर्स वगैरह रखे, घुड़सवार हुआ करते थे, वर प्लेस्ड इन आउटपोस्ट्स एट रेगुलरली स्पेस्ड डिस्टेंस, थोड़ी थोड़ी दूरी पर। जैसे एक यहाँ पे एक आउटपोस्ट यहाँ बना दी गई उसने साम्राज्य में, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा कर दिया उसने, अलग अलग प्रकार से, इस प्रकार से उसने क्या बना दिया गया अपना, इस प्रकार से दूर दूर तक उसने थोड़ी थोड़ी दूरी पर क्या कर दिया? अपने लोग तैनात कर दिए गए, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, मतलब ये इतनी दूरी नहीं, साम्राज्य में बहुत लंबी लंबी दूरी तक ऐसे लोगों को तैनात कर दिया। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दिस कम्युनिकेशन सिस्टम द मंगोल नोमैड्स कंट्रीब्यूटेड अ टेंथ ऑफ हिज हर्ड आइदर हॉर्सेस और लाइव स्टॉक, और द लाइव स्टॉक एज अ प्रोविजन। देखो अब इतनी दूर तक कम्युनिकेशन सिस्टम इसने एस्टेब्लिश कर दिया, कुरियर सिस्टम बना दिया। जैसे कि हमारी रेलवे रेस होती है ना, रेलवे रेस में एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जैसे कि वो हमारा रोल रहता है, एक जगह से दूसरी जगह एक के बाद एक देने वाला रहता है, और उसके बाद रेस फिनिश होती है। तो इस प्रकार से मान लो कोई कुरियर आया है, कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, तो ये इसको पहुंचाएगा, फिर ये इन्फॉर्मेशन इसको पहुंचा देता है, ये इसको इन्फॉर्मेशन पहुंचा देता है, इस प्रकार से, ताकि कम्युनिकेशन और इनका क्या कुरियर सिस्टम, या उनकी इन्फॉर्मेशन स्पीडी एक जगह से दूसरी जगह तक जा सके। इस प्रकार का उसने कुरियर सिस्टम बनाया था। अब इसी कम्युनिकेशन सिस्टम के मेंटेनेंस के लिए क्या क्या करते थे? मेंटेनेंस ऑफ दिस कम्युनिकेशन सिस्टम, जो मंगोल नोमैड्स हुआ करते थे, मंगोल के जो मतलब ऐसे घुमक्कड़ लोग हुआ करते थे, उसके साम्राज्य के लोग हुआ करते थे, वो क्या करते थे? अपनी हर्ड 1/10 कंट्रीब्यूटेड टेंथ ऑफ देयर हर्ड, उनके जो कैटल हुआ करते थे, मान लो कि अब कुरियर सिस्टम को एस्टेब्लिश करने के लिए घोड़े की जरूरत है राइडर्स को, तो अपने घोड़े दे दिया करते थे, अपने कैटल्स दे दिया करते थे, अपने लाइव स्टॉक में भेड़ बकरी जो भी होते थे इनको भी दे दिया करते थे, ताकि इस कम्युनिकेशन सिस्टम को क्या किया जा सके? प्रॉपर्ली मेंटेन किया जा सके।
सो दिस वाज कॉल्ड द क्यूबर टैक्स। अब देखो क्या देखते हैं, एक प्रकार से ये घोड़े और जेलेना इनको क्या बोला जाता था, क्यूबर टैक्स दिया जाता था, जो कि अ लेवी दैट नोमैड्स पेड विलिंगली फॉर द मल्टीपल बेनिफिट्स दैट इट ब्रॉट। अलग अलग प्रकार से, ताकि मतलब उनको अपने साम्राज्य के और अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन चलने के लिए नोमैड्स लोग वो करते थे, अपनी मर्जी से क्या करते थे, इस टैक्स को पे करते थे। क्यूब का टैक्स बोलते थे, क्या बोला जाते थे, क्यूब का टैक्स बोला जाता था, क्यूबकर या कुबकर टैक्स बोला जाता था, जो अपनी मर्जी से जितने भी नोमैड्स लोग वो करते थे, मंगोल एम्पायर के लोग वो करते थे, अपनी मर्जी से क्या करते थे, अपने लोगों को, अपने सरदारों को क्या करते थे, दिया करते थे, ताकि प्रॉपर्ली मेंटेनेंस हो सके, है ना। द कुरियर सिस्टम, कुरियर सिस्टम को क्या बोला गया है, यम, कुरियर सिस्टम को क्या बोला गया है, यम, वॉज फर्दर रिफाइंड आफ्टर जंगिस खान डेथ। अब देखो जंगिस खान की मृत्यु हो गई, जंगिस खान की मृत्यु बाद भी और भी धीरे धीरे क्या करते हैं, कुरियर सिस्टम में धीरे धीरे चेंजेस आने लगते हैं, एंड इट्स स्पीड एंड रिलायबिलिटी सरप्राइज ट्रेवलर्स। अब धीरे धीरे क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह और भी ज्यादा स्पीड फास्ट हो जाती है, उसके और ज्यादा रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। इट एनेबल्ड द ग्रेट खान टू कीप चेक ऑन डेवलपमेंट एट द फार्देस्ट एंड ऑफ देयर रेजिम अक्रॉस द कॉन्टिनेंटल लैंडमास, और दूर दूर के क्षेत्रों तक, ताकि वो देख सके कि कितना डेवलपमेंट हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है कि नहीं, इन सभी दूर दूर के क्षेत्रों की जानकारी ताकि उनको आसानी से मिल सके। इसलिए धीरे धीरे क्या करते हैं, अपने कम्युनिकेशन सिस्टम में, अपने कुरियर सिस्टम में धीरे धीरे क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, चेंजेस करते हैं, धीरे धीरे उसे और इम्प्रूव किया जाता है। अब ये इम्प्रूव कर लिया, उसका देखते हैं। द कंक्यूर्ड पीपल however hardly felt a sense of affinity with their new nomadic master। अब देखो नए नए नोमेडिक मास्टर सबके हैं, नए नए सरदार आ गए हैं उनके क्षेत्र पे, जो लोग वहाँ पहले से रह रहे हैं, जिन लोगों पे इन लोगों ने जीत हासिल की, ऐसे ऐसे क्षेत्र को कन्क्वेस्ट किया, किसने, मंगोल्स ने। अब वहां रह रहे लोग इनसे क्या नाखुश होंगे, असंतुष्ट होंगे इन लोगों से, बिल्कुल। फिर फेल्ट अ सेंस ऑफ अफिनिटी विद देयर न्यू नोमेडिक मास्टर्स। सो ड्यूरिंग द कैंपेन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 13th सेंचुरी सिटीज वर डिस्टर्ब। देखो जब उनके कैंपेन स्टार्ट हुए फर्स्ट हाफ ऑफ 13th सेंचुरी में, लगभग अपने 1250 समथिंग अराउंड पे, उन्होंने धीरे धीरे इनके कैंपेन स्टार्ट की, तो इन लोगों ने क्या किया, सारे के सारे शहरों को नष्ट कर दिया, पूरे के पूरे शहरों को नष्ट कर दिया। एग्रीकल्चरल लैंड लेड वेस्ट, एग्रीकल्चर लैंड को तबाह कर दिया जितने भी, एंड ट्रेड को नष्ट कर दिया, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन को भी पूरी तरह नष्ट कर दिया, उसका विनाश कर दिया, उसे खत्म कर दिया, एग्रीकल्चर लैंड को, शहरों को नष्ट कर दिया 13th सेंचुरी में। प्रारंभ में इस प्रकार से कार्य कर रहे थे, तो बिल्कुल असंतुष्ट होना जायज है उन लोगों के लिए, जो क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, वो इन लोगों का कभी समर्थन नहीं करेंगे, कभी उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। सो क्या होता है, 10 of the 1000 people, the exact figure are lost in exaggerated report of the time, were killed, even more enslaved। बहुत से लोगों को गुलाम बना दिया जाता है, लगभग 10s of 1000, लगभग दसों हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है, इतने लोगों को मारा जाता है, कुछ लोगों को गुलाम बनाया जाता है। ऑल क्लासेस ऑफ पीपल फ्रॉम द एलिट्स टू द पीजेंट्री सफर्ड। देखो जितने भी भले ही एलिट क्लास के लोग हों, पीजेंट लोग हों, सबको इन समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। इतने लोगों को तुम मारोगे, शहरों को नष्ट करोगे, उनकी जमीन, उनकी कृषि की भूमि, एग्रीकल्चर लैंड, इनको खराब करोगे, उनका ट्रेड डिसरप्ट करोगे, तो बिल्कुल वो लोग तुमसे असंतुष्ट होंगे, दे विल नॉट गोना सपोर्ट यू। सो इन द रिजल्टिंग इंस्टेबिलिटी द अंडरग्राउंड कैनाल्स। अब देखो उनके अंडरग्राउंड जो कैनाल्स होते थे, जिन्हें हम क्या बोला जाता था, कनात, कनात बोला जाता था, इनको भी नष्ट कर दिया जाता था। और इन द एरिड ईरानियन प्लेट्यू को नो लॉन्गर रिसीव पीरियडिक मेंटेनेंस। अब देखो ऐसे क्षेत्र जहाँ कैनाल चल रहे हैं, जहाँ से उनको मतलब इरिगेशन के लिए यूज किया जाता था, इनको भी इनके द्वारा क्या कर दिया जाता था, नष्ट कर दिया जाता था। तो अब ईरानियन रीजन में, वैसे ईरान वाला रीजन बहुत सूखा रीजन कहलाता है, हमारे जो अरेबिया वाला रीजन, ईरान इराक वाला रीजन, वो बड़ी मुश्किल से तो यहाँ पे मतलब कैनाल्स वगैरह आते थे, पानी वगैरह जाता था, उनके इरिगेशन के लिए यूज करते थे, परंतु उनको भी इन लोगों ने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, और उससे उन लोगों के लिए क्या समस्या उत्पन्न होने लगी। एज दे फेल इनटू डिसरिपेयर द डेजर्ट क्रैप्टेन, क्षेत्र रेगिस्तान जैसा बन जाता था। दिस लेड टू एन इकोलॉजिकल डिवास्टेशन फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ द खुरासन नेवर रिकवर्ड। देखो अब वो क्षेत्र इतने लंबे लंबे समय तक उसको पूरे तरीके से नष्ट कर दिया जाता था, कैनाल निपटा दिए जाते थे, और बहुत लंबे समय तक वो लोग रिकवर नहीं कर पाते थे इन सभी समस्याओं से। अब इतनी सारी समस्या आप लोग करोगे और इनकी तबाही मचाओगे वहां पे, तो कौन लोग आपका समर्थन करेगा, कोई नहीं करेगा। इसीलिए वो लोग क्या करते थे, इन लोगों से घृणा करते थे, इन्हें पसंद नहीं करते थे मंगोल्स लोगों को, क्योंकि इस आसपास के क्षेत्र पर जाते थे और सभी चीजों को नष्ट कर दिया जाता था। अब धीरे धीरे क्या होने लगता है, ये युद्ध शांत होने लगता है, युद्ध थम जाता है। वंस द डस्ट फ्रॉम द कैंपेन हैड सेटल्ड, यूरोप एंड चाइना वर टेरिटोरियली लिंक्ड इन पीस यूसर्ड इन बाय मंगोल कन्क्वेस्ट। जिसे बोला जाता है मंगोल कन्क्वेस्ट को क्या बोलते हैं, पैक्स मंगोलिका। ट्रेड कनेक्शंस मैच्योर्ड। अब देखो इन्होंने बहुत दूर दूर तक एक्सपांशन कर लिया है, यूरोप, हमारा चाइना वाला रीजन इधर से और ये हमारे यूरोप तक, इतना बड़ा मंगोल साम्राज्य। तो मंगोल लोगों ने एक्सपांशन करते करते क्या कर दिया, इन लोगों की जब ट्रेड एस्टेब्लिश कर दिया गया,
इन लोगों के बीच में ट्रेड वगैरह डेवलप कर दिया गया। पहले कहाँ पे ट्रेड होता था, पहले केवल चाइना चाइना में ट्रेड हो रहा है, यूरोप यूरोप में ट्रेड हो रहा है, परंतु इन मंगोल एम्पायर का हिस्सा बन गए। मंगोल लोग जीतते 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 कहाँ तक पहुंच गए हमारे मंगोल लोग, यहाँ चाइना वाले क्षेत्र से हमारे यही ट्रेड हो रहा है, इतने क्षेत्र में यहाँ का ट्रेड यहाँ हो रहा है। पर मंगोल एम्पायर पूरा इतना बड़ा, ये देखो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ, पूरा मंगोल एम्पायर इतना बड़ा। तो चाइना और यूरोप यहाँ ये रीजन भी जीत लिया। तो चाइना और यूरोप के बीच में क्या ट्रेड एस्टेब्लिश कर दिया है मंगोल लोगों ने, क्या कर दिया है, ट्रेड एस्टेब्लिश कर दिया चाइना और मंगोल वाले लोगों के बीच में, चाइना और यूरोप वाले रीजन के बीच में क्या कर दिया गया, ट्रेड एस्टेब्लिश कर दिया गया है ना। अब युद्ध तो थम गया है, ट्रेड एस्टेब्लिश हो गया है। सो क्या देखने को मिलता है इसी से इनकी कन्क्वेस्ट के चक्कर में ना। सो कॉमर्स एंड ट्रेवल अलोंग द सिल्क रूट रीच्ड इट्स पीक अंडर मंगोल। अब देखो ट्रेड बढ़ने लगा है, कॉमर्स बढ़ने लगा है, लोग एक जगह से दूसरी जगह तक आने जाने लगे हैं, सिल्क रूट एस्टेब्लिश हो गया है। बट अनलाइक बिफोर द ट्रेड रूट डिड नॉट टर्मिनेट इन चाइना। जैसे कि पहले केवल चाइना के क्षेत्र में ट्रेड हो रहा है, व्यापार हो रहा है, तो केवल चाइना में नहीं बल्कि चाइना से लेकर यूरोप तक बहुत दूर दराज के क्षेत्रों तक क्या होने लगा है, अब व्यापार होने लगा है। उसका श्रेय किसको जाता है, मंगोल साम्राज्य को, मंगोल्स को जाता है। उन्होंने क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाकर क्षेत्रों को जीता और धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार किया और ट्रेड एस्टेब्लिश किया, कहां से, चाइना से लेकर यूरोप के क्षेत्रों तक के बीच में, इस प्रकार से। सो दे कंटिन्यू नॉर्थ इनटू मंगोलिया एंड काराकोरम। अब देखो नॉर्थ मंगोलिया और काराकोरम के क्षेत्र तक इन्होंने क्या धीरे धीरे कंट्रोल करने लगा था। हार्ट ऑफ द न्यू एम्पायर है ना, काराकोरम क्या एम्पायर जो बन रहा है उसके लिए ये सब इंपॉर्टेंट रीजन होने लगे। काराकोरम वाला इंपॉर्टेंट, उसको कैपिटल बना लेता, हमने देखा होगा टाइम है ना। मंगोलियंस लोगों के बीच में इंपॉर्टेंट जगह बन जाती है। कम्युनिकेशन एंड ईज ऑफ ट्रेवल वाज वाइटल टू रिटेन द कोहेरेंस ऑफ द मंगोल रिजीम एंड ट्रेवलर्स वर गिवन अ पास। अब देखो धीरे धीरे ट्रेड होने लगा, एस्टेब्लिश कॉमर्स हो रहा है इनके बीच में। अब ट्रेड कॉमर्स के लिए जितने भी ट्रेवलर्स आते थे इन लोगों को क्या दिया जाता था, एक पास दिया जाता था। क्या दिया जाता था, एक पास दिया जाता था। व्यापार करना है तो काइंड ऑफ लाइसेंस चाहिए आपको। ट्रेवलर्स को भी अगर एक जगह से दूसरे जगह, हम आज भी देखते हैं हमारे वीजा वगैरह लगता है, उस प्रकार से उनको पास दिया जाता था। और उसी पास को क्या बोला जाता था, उसमें पैसा बोला जाता था। पैसा पर्शियन में से पैसा बोलते हैं, गेरेज बोला जाता है कहाँ में, मंगोलियन भाषा में गेरेज, मंगोलियन भाषा में गेरीज बोला जाता है और पैसा बोला जाता है पर्शियन भाषा में। फॉर द सेफ कंडक्ट, ताकि वो प्रॉपर्ली कंडक्ट कर सके और उनकी इन्फॉर्मेशन किसके पास रहे, इन लोगों के पास रहे। इस प्रकार से उन्होंने पास का सिस्टम लागू किया। ट्रेडर्स पेड द बज टैक्स। अब देखो जितने भी ट्रेडर्स हुआ करते थे, व्यापारी हुआ करते थे, कौन, ट्रेडर्स और व्यापारी हुआ करते थे, जो टैक्स देते थे इसको बोलते थे बज टैक्स। क्या बोला जाता था इसे, बज टैक्स। फॉर द सेम पर्पस, इसीलिए वो भी क्या करते थे, बज टैक्स पे करते थे। ऑल एक्नोलॉजिंग द अथॉरिटी ऑफ द मंगोल खान, और सभी मंगोल खान की अथॉरिटी को मानते थे और इस टैक्स को भी पे करते थे, बज टैक्स को। और जो लोग ट्रेवलर्स हुआ करते थे वो उनको भी पास लगता था, इसे पैसा या गिरेज बोला जाता था। और इस प्रकार से मंगोल साम्राज्य धीरे धीरे क्या हो रहा था, फ्लोरिश कर रहा था, समृद्ध हो रहा था। तो मंगोल्स लोग क्या कर रहे थे, ऐसे धीरे धीरे अपने एक्सपांशन को धीरे धीरे बढ़ा रहे थे। कहाँ, छोटे से शहर से निकले, अब यहाँ वहाँ सभी जगह, अब पूरे के पूरे इतने दूर दराज के क्षेत्रों तक मंगोल्स के कैंपेन हो रहे हैं, सभी क्षेत्रों को जीत रहे हैं। और यहाँ से लेके चाइना से लेके पूरे यूरोप तक क्या एस्टेब्लिश हो जाता है, इनका ट्रेड रूट बन जाता है, सिल्क रूट बन जाता है। ये यहाँ से यहाँ तक दूर दराज के क्षेत्रों तक क्या करने लगते हैं, व्यापार करने लगते हैं। अब इसको हम देखेंगे अभी। So the contradiction between the nomadic and sedentary elements within the Mongol Empire eased through the 13th century, है ना। अब 13th सेंचुरी आते तक क्या देखते हैं कि भाई जो सेडेंट्री लोग हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं, और जो नोमेडिक लोग हैं जो उस जगह जाकर उस क्षेत्र को जीत रहे हैं, इन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शंस होंगे, मतभेद होंगे। भाई हम आपको पसंद नहीं करते, आप हमारे क्षेत्र पर आकर लूटपाट कर रहे हो, इस प्रकार से। बट क्या देखने को मिलता है, इन द 1230s फॉर एग्जाम्पल द मंगोल्स वेज्ड देयर सक्सेसफुल वॉर अगेंस्ट चिन डायनेस्टी। अब देखो 1213 में क्या, 1230 के टाइम पे हम क्या देखने को मिलता है कि हमारे जब सक्सेसफुल कैंपेन होते हैं, जो कैंपेन चलते हैं वहां पे, कहा हमारे चिन डायनेस्टी को जीतने के लिए, कहां पर, हमारे नॉर्थ चाइना वाले रीजन में। नॉर्थ चाइना वाले रीजन में कौन सी, हमारी चिन डायनेस्टी। अब 1213 में इसके खिलाफ क्या करते हैं, कैंपेन करते हैं मंगोल्स। सो देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रुप विद इन द मंगोल लीडरशिप दैट एडवोकेटेड द मैसेकर ऑफ ऑल पीजेंट्री एंड कन्वर्जन ऑफ द फील्ड्स इनटू पास्चर लैंड। और वहां की जमीनों को नष्ट कर दिया जाता है इस कैंपेन में। चिन डायनेस्टी में पूरी जमीन को नष्ट कर दिया जाता है, उनको पास्चर लैंड बना दिया जाता है, उनके शहर को सबको नष्ट कर दिया जाता है इन लोगों के द्वारा। क्योंकि चिन डायनेस्टी के खिलाफ क्या करते हैं, वो कैंपेन करते हैं, वॉर लड़ते हैं, सभी लोगों को मृत्यु कर दी जाती है, सभी लोगों को मार दिया जाता है, और उस क्षेत्र को वापस ऐसे जमीन के द्वारा, ऐसे प्लेन भूमि, ऐसे प्लेन लैंड की तरह उनको क्या बना दिया जाता है, पास्चर लैंड के द्वारा बना दिया जाता है। क्योंकि ये लोग तो नॉमेडिक लोग हैं, इन लोगों को अपने क्या बोलते हैं, कैटल्स को वगैरह फीड करने के लिए जाना पड़ता है, तो उस प्रकार से क्षेत्र को बना दिया जाता है, सभी लोगों को मार दिया जाता है, लूट लिया जाता है। और इस प्रकार से इन्होंने इनका क्या किया, वॉर किया। अब इसी चीज से तो ये लोग नाखुश होंगे बिल्कुल, जो सेडेंट्री लोग हैं वहाँ के क्षेत्र के जो रह रहे हैं वहाँ पे, इन लोगों के अगेंस्ट होंगे, नोमेडिक लोगों के अगेंस्ट ही होंगे बिल्कुल।
इस प्रकार से देखने को मिलते हैं, इनके बीच में क्या कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलते हैं, है ना। बट बाय द 1270s, अब देखो 1270s में क्या होता है, व्हेन द साउथ चाइना वाज एनेक्स्ड बाय मंगोल एम्पायर, कब 1270s में, ऑफ द सोंग डायनेस्टी। सोंग डायनेस्टी में के साउथ चाइना को जब क्या बोलते हैं एनेक्स करने के लिए, कब 1270 तो समथिंग अराउंड 1279 में, है ना। सोंग डायनेस्टी को चाइना के यहाँ रूल चल रहा था, क्या चाइना का क्या चल रहा था, यहाँ पे रूल चल रहा था। जब इसको कैप्चर करने के लिए जाते हैं, किसको, सोंग डायनेस्टी को कैप्चर करने जाते हैं, कौन, मंगोल्स। चंगेज खान ग्रैंडसन कौन जाता है, कुबलई खान। चंगेज खान का क्या ग्रैंडसन कुबलई खान जाता है कहाँ पे, हमारे सोंग डायनेस्टी को कैप्चर करने के लिए साउथ चाइना में। नॉर्थ चाइना वाला तो कंट्रोल में आ गया था, अब साउथ चाइना को कंट्रोल करने के लिए कौन जाता है, कुबलई खान जाता है। कब 1294 उसकी डेथ हो जाती है। सो अपीयर्ड एज द प्रोटेक्टर ऑफ द पीजेंट। अब देखो अभी तक कैसे चल रहा था, ये लोग जाते हैं शहरों को नष्ट कर देते हैं, पूरी तरह उन्हें पास्चर लैंड बना दिया जाता है, लूट कर सभी चीजों को ले आते हैं। परंतु यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिल रहा है, क्या डिफरेंट देखने को मिलता है, कुबलई खान क्या करता है कि मैं क्या हूँ, पीजेंट, मैं प्रोटेक्टर हूँ, मैं संरक्षक हूँ, किसानों का क्या हूँ, मैं संरक्षक हूँ, पीजेंट्स का क्या हूँ, प्रोटेक्टर हूँ। एंड इन द सिटीज, और शहरों का भी, किसानों का और शहरों का क्या हूँ, मैं संरक्षक हूँ, मतलब इनको मैं तबाह नहीं करूंगा। डिफरेंट हो रहा है कैसे चंगेज खान जाता था, सभी क्षेत्र को जीत के लूट लेता था, लोगों को मार देता था, किसानों को भी नष्ट कर देता था, उनके एग्रीकल्चर लैंड को डिस्टर्ब कर देता था। लेकिन ये उसका डिफरेंट है, बिल्कुल अलग कर रहा है। कुबलई खान कौन, कुबलई खान काइंड ऑफ क्या है, हीरो है लोगों के लिए उस समय के। इन द 1290s द मंगोल रूलर ऑफ ईरान। अब देखो मंगोल का एक रूलर कौन था, गजान खान। मंगोल का कौन रूलर था, गजान खान। गजान खान रूलर क्या करता है, वो भी ऐसे ही सेम रहता है, डिसेंडेंट ऑफ जंगेज खान, यंगेस्ट सन तोल्यू। जंगेज खान कौन, तोल्यू का ही कोई डिसेंडेंट वंशज होता है, कौन, गजान खान। ये क्या करता है, वार्नड फैमिली मेंबर्स एंड अदर जनरल्स टू अवॉइड पाइलेगिंग ऑफ द पीजेंट। मतलब भाई तुम इन लोगों को परेशान मत करो, इन लोगों को लूटपाट मत करो। कहाँ, वो अपने फैमिली वालों से कौन बोलता है, गजान खान इन लोगों को वार्निंग देता है कि भाई मैं क्लियरली तुम्हें वार्निंग देता हूँ कि जितने भी किसान लोग हैं यहाँ पर, उन किसानों पर क्या मत करो, आक्रमण मत करो, उनके यहाँ जाकर क्या मत करो, डाका मत डालो, लूटपाट मत करो उन लोगों पर। इट डिड नॉट लीड टू अ स्टेबल प्रॉस्पेरिटी। अब इससे हमारा साम्राज्य क्या समृद्ध नहीं हो पाएगा, ना स्टेबल हो पाएगा, ना ही हमारे साम्राज्य में स्टेबिलिटी आ पाएगी और ना समृद्धता आ पाएगी, ना ही हम प्रॉस्पेरस हो पाएंगे। ये कौन बोलता है, हमारा गजान खान बोलता है, इनको वार्निंग देते हुए, भाई सभी लोग सुन लो, कोई भी किसानों पर क्या नहीं करेगा, हमला नहीं करेगा। इससे हमारे साम्राज्य में क्या अस्थिरता आती है, अनस्टेबिलिटी आ रही है। ही एडवाइज्ड इन अ स्पीच whose sedentary overtones would have made जंगीज खान सडर। भाई जब जंगीज खान जैसे अगर लोग होते तो वो भी इस समय चौंक जाते, उनको भी हैरानी हो जाती है, यार ये क्या बात कर रहा है, हम लोग इस प्रकार, हम चंगेज खान के वंशज हैं, चंगेज खान जैसे बनो, बहादुर बनो, लोगों को लूटपाट करो, लोगों से शहर के शहर तबाह कर देते थे, पर ये बिल्कुल डिफरेंट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात चंगेज खान भी इससे हैरान हो जाएगा। कौन, हमारे दो, कुबलई खान और कौन, गजान खान। अब धीरे धीरे इन लोगों को चेंज आने लगे हैं, धीरे धीरे रूलर्स के अंदर। अब देखो ये हमारी गजान खान की स्पीच है। गजान खान का एक जो होता है वजीर, कौन, राशिदुद्दीन, वजीर होता है, राशिदुद्दीन कौन होता है, इसका वजीर होता है। ये इसके लिए स्पीच को लिख कर देता है, जो गजान खान की स्पीच सभी मिनिस्टर्स के पास जाती है लेटर के द्वारा। इसमें ये बोलता है कि तुम भले ही, मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ पीजेंट्स लोगों को मारने के लिए, किसानों को मारने के लिए, बिल्कुल तुम्हारा समर्थन करता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, सभी लोगों को मार दूंगा, शहरों को नष्ट कर दूंगा, परंतु उससे क्या परिणाम निकलेगा, उससे हमें आने वाले समय तक एग्रीकल्चर लैंड नहीं मिलेगी, हमको खाने के लिए नहीं मिलेगा, हमको जो हमको फसल प्राप्त होती है, जो क्रॉप्स मिलते हैं हमको, वो सब प्राप्त नहीं होंगे, हम भी हमारे लिए भी कहीं ना कहीं वो क्या है, एक तरह से नुकसान है। तो तुम क्या करो, किसानों को मारो मत, और लेकिन ऐसे किसान जो लोग उनके विद्रोह कर रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ तो बिल्कुल वो कैंपेन करेंगे, पर ऐसे किसान है जो मतलब अपनी इच्छा से विलिंगली, मतलब उन लोगों को क्या सपोर्ट कर रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं, तो ऐसे किसानों को मारो मत, क्योंकि यही किसान क्या हमारे लिए क्या करेंगे, क्रॉप्स उगाएंगे, और उन्हीं क्रॉप्स को हमारे लिए क्या, हमारे खाने के लिए, हमको फीड करने के लिए, हमारे कैटल्स के लिए हम उपयोग करते हैं, और तुम इन्हीं किसानों के खिलाफ क्या कर रहे हो, कैंपेन कर रहे हो, वॉर लड़ रहे हो, तो इन लोगों को बिल्कुल भी क्या मारो मत। तो यही कौन कहता है, हमारे गजान खान उसकी स्पीच में। वो स्पीच किसके द्वारा लिखी गई थी, रशीदुद्दीन के द्वारा लिखी गई थी कि भाई तुम इन लोगों को मारो मत, इफ यू इंसल्ट द पीजेंट्री, टेक देयर ऑक्सन एंड सीड, ट्रैम्पल देयर क्रॉप्स इनटू ग्राउंड, व्हाट विल यू डू इन द फ्यूचर। तुम भविष्य में क्या करोगे, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि वही लोग तो हमें फसल उत्पन्न करके दे रहे हैं, हमारे खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, तुम उन्हीं लोगों को अगर मार दोगे, उनकी क्षेत्र तबाह कर दोगे, तो फिर भविष्य में हमारा क्या होगा। इसलिए इस प्रकार से क्या बोलता है कि भाई तुम उन लोगों को बिल्कुल पीजेंट्री का समर्थन दो, उनको सपोर्ट करो। कुछ सभी लोग इस प्रकार से नहीं है, वो लोग भी हम विलिंगली हमारी मतलब हमारी अथॉरिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल इस क्षेत्र को तबाह मत करो, उनको इसी प्रकार से रहने दो। इस प्रकार की गजान खान अपनी स्पीच में कहता है उन लोगों के समर्थन के लिए, पीजेंट्री के समर्थन के लिए, उनके शहरों के लिए। सो फ्रॉम चंगेज खान रेन इटसेल्फ
द मंगोल्स हैड रिक्रूटेड सिविल एडमिनिस्ट्रेटर्स फ्रॉम कन्क्योर्ड सोसाइटीज। अब देखो क्या देखने को मिलता है, चंगेज खान खुद क्या करता है, मंगोल्स में अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अपना जो प्रशासन है, उस प्रशासन में क्या करता है, अलग अलग ऐसे ऐसे क्षेत्र जो उन्होंने जीते हैं, उन्हीं जीते हुए क्षेत्रों से बहुत से लोगों को अपनी क्या करता है, रिक्रूट करता है, अपनी आर्मी में रिक्रूट करता है, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, अपना जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, अपना प्रशासन है, इसमें बहुत सारे लोगों को क्या करता है, रिक्रूट करता है अलग अलग सोसाइटी से। जहां जहां जाता है उस क्षेत्र को अगर जीत लिया, उसी क्षेत्र के कुछ कुछ जो एलीट लोग हैं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, उनको क्या करता है, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल कर लेता है ना। सो दे वर समटाइम्स मूव्ड अराउंड चाइनीज सेक्रेटरीज डिप्लॉयड इन ईरान एंड पर्शियंस इन चाइना। देखो इन्हीं लोगों का क्या करता है, चाइनीज सेक्रेटरी जो रहते हैं उनको ईरान में डिप्लॉय कर देगा। चाइनीज को कहाँ डिप्लॉय कर देता है, चाइनीज को ईरान में डिप्लॉय कर देगा, और जो पर्शियन है, जो ईरानियन है, इन लोगों को कहाँ, चाइना में डिप्लॉय कर देगा, ताकि पूरे के पूरे एम्पायर को क्या कर सके, वो इंटीग्रेट कर सके, इंटीग्रेट बनाकर रख सके। इसलिए अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को अपनी क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल कर लेता है। So they helped in integrating the distant dominion, and their background and training were always useful in blunting the harsher edges of the nomadic predation on the sedentary life। अब देखो इस प्रकार से क्या करता है, जैसे धीरे धीरे आगे अलग अलग लोग इनके जो आर्मी में मिलते हैं, इनकी जो ट्रेनिंग होती है, ये इनको बहुत ज्यादा हेल्प करती है, और यही धीरे धीरे क्या करते हैं, इन लोगों के आने वाले समय पे इन लोगों का माइंड सेट चेंज करते हैं, लोगों का जाके यहाँ से वहां जाके लोगों का माइंड सेट चेंज करते हैं। किस प्रकार चेंज करते हैं, देखते हैं। सो द मंगोल खान ट्रस्टेड देम as long as they continue to raise revenue for their masters, and these administrators could sometimes command considerable influence। देखो जितने भी, देखो अभी मंगोल लोगों के द्वारा का जो एडमिनिस्ट्रेशन में इनके लोग काम करने में बढ़िया तरीके से काम करेंगे इनके मास्टर्स के अंडर, तो बिल्कुल सही उनका चलता रहेगा काम। परंतु क्या करें, अगर ये इनके विरुद्ध जाएंगे तो इन लोगों को कहीं ना कहीं आर्मी से निष्कासित कर दिया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन से निष्कासित कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा इनको भी। लेकिन और इन लोगों का क्या बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस भी होता था, क्या इन लोगों का क्या अपने मास्टर्स के ऊपर इन्फ्लुएंस होता था। जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में पर्टिकुलर क्षेत्र से लोगों को जीता है और उनको आर्मी में अपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप शामिल कर रहे हो, तो इनका इन्फ्लुएंस मास्टर्स पे कहीं ना कहीं होता था। जैसे हमने देखा अभी गजान खान की स्पीच कौन लिख रहा है, हमारा राशिदुद्दीन लिख रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके मिनिस्टर्स का, उसके वजीर का इन्फ्लुएंस उस पर होता था, बिल्कुल होता था। तो इस प्रकार से जो आर्मी में अलग अलग लोग, आर्मी में नहीं एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोगों को हम रिक्रूट कर रहे हैं, उनका इन्फ्लुएंस भी उसके मास्टर्स पर होता था, उनका प्रभाव पड़ता था, वे लोग उनकी बात मानते थे, उनके मास्टर। जैसे हम देखते हैं हमारा अकबर जो हमारे बीरबल की बात मानता था, राजा कृष्णदेव राय के बारे में हमने पढ़ा, तेनालीराम की बात मानते थे। तो कुछ इसी प्रकार इन 1230 द चाइनीज मिनिस्टर, देखो चाइनीज मिनिस्टर होता है एक येलू च्युत्साई म्यूटेड सम ऑफ द ओगोडाइज मोर रेपेशियस इंस्टिंक्ट्स। बहुत सारे देखो जो ओगोडाई के बहुत द्वारा निर्णय लेने वाला रहता है, तो इन सभी निर्णयों को बहुत सारे क्या इस पर विरोध कर देता है, इस पर कौन, च्युत्साई कर देता है, ये लूस। सो और जोवेनी फैमिली प्लेड अ सिमिलर रोल, और इसी प्रकार से कौन, जोवेनी फैमिली प्लेड अ सिमिलर रोल इन ईरान। अब देखो इसी प्रकार से जोवेनी फैमिली भी रहते हैं ईरान में, द लेटर हाफ ऑफ द 13th सेंचुरी एंड एट द एंड ऑफ द 13th सेंचुरी। देखो इस प्रकार से ये लोग जोवेनी फैमिली भी ईरान वाले क्षेत्र पर उन लोगों पर कहीं ना कहीं कुछ उनके जो मास्टर्स होते हैं उन पर भी कंट्रोल बनाते हैं। द वजीर रशीदुद्दीन ड्राफ्टेड द स्पीच ऑफ गजान खान। देखो गजान खान की स्पीच लिखता है रशीदुद्दीन, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उसका प्रभाव पड़ा होगा रशीदुद्दीन का गजान खान के पास, तभी वो ऐसी स्पीच लिख रहा है लोगों के पीजेंट्स के सपोर्ट में। रशीदुद्दीन हो सकता है उसी क्षेत्र का व्यक्ति हो जो लोगों को बचाने के लिए, लोगों के भले के लिए अपना ये सब काम कर रहा हो। डिलीवर्ड टू हिज मंगोल compatriots asking them to protect not harass the peasantry। और इस प्रकार स्पीच लिख रहा है, उसने कहा भाई रशीदुद्दीन अपनी स्पीच में लिखकर ये भेजा कि भाई पीजेंट्री को हैरेस मत करो, बिल्कुल उनका सपोर्ट करो और उनका समर्थन करो, वो लोग भी तुम्हारे साथ क्या करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। तो द प्रेशर टू सेडेंटरीज वाज ग्रेटर इन न्यू एरियाज ऑफ द मंगोल डोमिसाइल एरियाज डिस्टेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्टेपी हैबिटेट ऑफ द नोमैड्स। अब देखो भाई जो सेडेंटरी का कल्चर आ रहा है भाई, सेडेंटरी लोगों को सपोर्ट करना, पीजेंट्री सपोर्ट करना, तो कहीं ना कहीं ये जो ऐसे लोग जो मंगोल के लोग हो रहे हैं, मंगोल से लोग जो रियल नोमैड लोग हुआ करते थे, जो मंगोल के एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, कहीं भी सेडेंटरी लाइफ नहीं बिताते थे। अब इन लोगों के लिए सब चीज नहीं है कि साम्राज्य बनाना, एक जगह अपने एम्पायर चलाना, एक जगह से दूसरी जगह मत जाना, लेकिन उन लोगों की प्रकृति में उनकी प्रवृत्ति उसी प्रकार है कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, हमारे जगह जगह जाकर हम अपने एम्पायर बनाएंगे, फिर वहां से फिर कुछ समय फिर वहां से चल देंगे। इस प्रकार से उनका क्या होता था, उनका कल्चर है, उनकी हैबिट है। लेकिन अब क्या होने लगता है, धीरे धीरे ये सब चीजों से उन पर क्या बनने लगता है, प्रेशर बनने लगता है जो रियल नोमैड्स होते थे उन पर। सो वाई द मिडल ऑफ द 13th सेंचुरी द सेंस ऑफ द कॉमन पैट्रिमनी शेयर्ड by all the brothers were gradually
रिप्लेस। अब देखो पहले बोला गया सब मिलजुल कर रहेंगे, सभी भाई साम्राज्य चलाएंगे, जो अपने पिता के द्वारा अपन को जो संपत्ति मिली है, जो एम्पायर मिला है, मिलजुल कर चलाएंगे। पर समय के साथ साथ क्या होने लगता है, धीरे धीरे इन लोगों में चेंज होने लगता है। बाय द इंडिविजुअल डायनेस्टी ईच रूलिंग देयर सेपरेट उलूस। अब देखो अब क्या बोलते हैं, हम मेरा उल्लू अलग है, मेरा उलूस अलग है, तुम्हारा उलूस तुम वहां पे कंट्रोल करो। अपने अपने छोटे छोटे उलूस बना लिए इन्होंने, जो चीज ने, ओगोटाई ने, चगताई ने, तोल्यून ने अपने अपने क्या बना लिए, 4 उलूस में डिवाइड कर दिया पूरे एम्पायर को। और हर एक अपने अपने एम्पायर बोलते हैं कि मेरा एक पर्टिकुलर क्या है यहाँ पे इंडिविजुअल, मेरी एक डायनेस्टी है, मेरा एक क्षेत्र है, ये क्षेत्र पर कौन मेरा कंट्रोल रहेगा। अ टर्म विच वाज नाउ कैरी द सेंस ऑफ टेरिटोरियल डोमिनियन। ये मेरी टेरिटरी है, ये मेरा क्षेत्र है बोलने लगे, अपने अपने क्षेत्र डिसाइड कर लिया लोगों, मैं इस क्षेत्र पर कंट्रोल करूंगा। देख रहा हो कहाँ, मतलब पिता के अंडर काम करते थे, पिता के द्वारा चल रहा था काम, लेकिन वो अपनी अपनी इंडिविजुअल डायनेस्टी बनाने में लग गए। दिस वॉज इन पार्ट अ रिजल्ट ऑफ सक्सेशन स्ट्रगल वेयर चंगेज खान इट डिसेंडेंट्स competed for the office of great khan। और इन लोगों में क्या होने लगा, धीरे धीरे विवाद होने लगे। एंड प्राइज पास्टोरल लैंड, और जितनी भी क्षेत्र है, जितना भी मंगोल का साम्राज्य है, इस साम्राज्य के लिए, साम्राज्य पर कंट्रोल करने के लिए इन लोगों में क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे विवाद होने लगते हैं। चारों बेटों में क्या होने लगते हैं, विवाद होने लगते हैं। डिसेंडेंट्स ऑफ तोल्यू हैड कम टू रूल बोथ चाइना एंड ईरान वेयर दे हैड फॉर्म्ड द युआन डायनेस्टी एंड इलखानिद डायनेस्टी। क्या इलखानिद डायनेस्टी कहाँ बनाते हैं, वो हमारी ईरान वाले रीजन में। ईरान वाले रीजन में क्या बनाते हैं, हमारे इलखानिद डायनेस्टी। और जो युआन डायनेस्टी की स्थापना कहाँ होती है, हमारे चाइना वाले रीजन में। चाइना में किसकी स्थापना होती है, हमारे युआन की स्थापना। और ईरान में कौन सी बनाते हैं, हमारी इलखानिद डायनेस्टी। इलखानिद डायनेस्टी क्या बनाते हैं, हमारे ईरान में इलखानिद डायनेस्टी बनाते हैं, और चाइना में युआन डायनेस्टी की स्थापना करते हैं। कौन, तोल्यू। क्योंकि तोल्यू लोगों ने, हमने देखा कि इन्होंने कैप्चर कर लिया था हमारे चाइना वाले रीजन को। तोल्यू ने क्या कर लिया था, चाइना वाले रीजन को कैप्चर कर लिया था। तो यहाँ पे इलखानिद डायनेस्टी बनाते हैं हमारे ईरान में, और चाइना में युआन डायनेस्टी बनाते हैं। चाइना में क्या बनाते हैं, हमारे युआन डायनेस्टी बनाते हैं। ये हमारे चाइना वाले रीजन में युआन डायनेस्टी, और इलखानिद डायनेस्टी कहाँ बनाते हैं, हमारे ये वाले रीजन, ये वाले मैप में देखेंगे यहाँ पर। ये हमारे ये इलखानिद डायनेस्टी है, सेकंड खान एम्पायर, इलखानिद डायनेस्टी यहाँ ईरान में। और चाइना वाले रीजन में, ये वाले रीजन में, हमारे चाइना वाले रीजन में क्या देखते हैं, यहाँ युआन, यहाँ युआन डायनेस्टी बना लेते हैं अपनी। युआन डायनेस्टी की स्थापना करते हैं कौन, हमारे तोल्यू। तोल्यूस आते हैं, तोल्यूस लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2 जगह अपने क्षेत्र को, इन क्षेत्रों को कैप्चर कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, और अपने अपने इन क्षेत्रों पर क्या बनाते हैं, अपना कंट्रोल करने के बाद युआन डायनेस्टी की स्थापना कहाँ पे करते हैं, चाइना वाले रीजन में। और ईरान वाले रीजन में इलखानिद डायनेस्टी बनाते हैं कौन, तोल्यू। इनके क्षेत्र जो कंट्रोल में होते हैं। अब देखते हैं, अब डिसेंडेंट्स ऑफ जोची फॉर्म द गोल्डन हॉर्न एंड द रूल द रशियन स्टेपीज। अब जो चीज लोगों ने किस चीज पे कंट्रोल ना लिया, जोची ने कर लिया गोल्डन हॉर्न बना, गोल्डन हॉर्न पर कंट्रोल कर लिया, रशियन स्टेपीज पर कंट्रोल कर लेते हैं। जो चीज हमने देखा ना, तो इस प्रकार से गोल्डन हॉर्न बना लेते हैं, रशियन स्टेपीज पर इनका कंट्रोल हो जाता है। चगताई सक्सेसर रूल द स्टेपीज ऑफ ट्रांसऑक्सिया। ट्रांसऑक्सियाना वाला रीजन किसके पास चला जाता है, चगताई के पास चला जाता है, हमने देखा। एंड द लैंड्स कॉल्ड तुर्किस्तान टुडे। नोटिसेबली nomadic traditions persisted longest among the steppe dwellers in a Central Asia। अब चगताई एंड रशियन वाले रीजन, देखो क्या देखने मिलता है कि नोमैडिक ट्रेडिशन, उनका पुराना कल्चर चल रहा है, पहले से वहां पे ट्रेडिशन चल रहा है, वो कौन फॉलो करते हैं, हमारे डिसेंडेंट्स ऑफ चगताई। चगताई लोग चगताई करते हैं, और क्या गोल्डन हॉर्न हमारे रशिया वाले रीजन के लोग, ये आज भी पुराने ट्रेडिशन को ही फॉलो कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तोल्यूज लोग, इन लोगों में चेंज आ रहा है धीरे धीरे, क्या आने लगा है, इनके ट्रेडिशन में, पुराने ट्रेडिशंस को नहीं मान रहे हैं, जो मंगोल्स का कल्चर था उनको नहीं मान रहा है। कहीं ना कहीं इन लोगों में धीरे धीरे क्या आने लगते हैं, तोल्यूज में चेंजेस आने लगते हैं। लेकिन ये लोग कौन, हमारे जो चगताई के लोग होते हैं, कौन, हमारे चगताई के लोग, और गोल्डन हॉर्न के जोचीस लोग, ये कौन है, हमारे जोचीस के लोग हमारे, और चगताई के लोग, ये लोग आज भी पुराने कल्चर को, हमारे मंगोल कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। So the gradual separation of the descendants of Genghis Khan into the separate lineages group implied that their connection with the memory and tradition of the past family concordance also altered। अब धीरे धीरे देखो, अब इन लोगों में धीरे धीरे सेपरेशन आ रहा है, तोल्यूस में अलग आ रहा है, ओगोटाई में आ रहा है, चगताई में अलग अलग आ रहा है। इन लोगों में धीरे धीरे क्या सेपरेशन आने लगे। सेपरेशन किस वजह से, भाई कुछ लोग पुराने ट्रेडिशन को मानते हैं, कुछ लोग नए ट्रेडिशंस को मानते हैं। भाई तोल्यूस के लोग आते हैं, भाई वो लोग बोलते हैं हम आक्रमण नहीं करेंगे, तुम्हारे शहर नष्ट नहीं करेंगे। शायद ये लोग उनके शहरों को नष्ट कर दे रहे होंगे, इन लोगों के कुछ अलग कस्टम्स होंगे। तो पुराने मंगोल ट्रेडिशंस को कुछ लोग मान रहे थे, कुछ लोग पुराने मंगोल ट्रेडिशंस को नहीं मान रहे थे। इस वजह से इन लोगों में क्या होने लगते हैं, मतभेद होने लगते हैं, इन लोगों में सेपरेशन होने लगता है। क्या होने लगता है, सेपरेशन होने लगता है चंगेज खान के वंशजों में। सो एट एन ऑब्वियस लेवल दिस वाज द रिजल्ट ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग द कजन क्लैंस एंड हियर द तोल्यूद ब्रांच वाज मेजर अडेप्ट इन presenting their versions of the family disagreement in their histories produced under their patronage।
देखो अब इन लोगों में कंपटीशन हो रहा है, सभी कजन्स में, सभी भाई लोगों में, धीरे धीरे कजन्स में लड़ाई हो रही है, सेपरेशन हो रहा है। लेकिन इसी सेपरेशन के चलते हमको क्या देखने को मिलता है, जो टॉलीवुड ब्रांच के लोग हैं जो क्या करते हैं, एक अलग प्रकार से अपनी फैमिली के जो पुराने कस्टम्स ट्रेडिशन चल रहे हैं इन लोगों से कहीं ना कहीं डिसएग्री करते हैं। पुराने जो इनके ट्रेडिशन चलते आ रहे हैं इन लोगों के अगेंस्ट कुछ इन लोगों से कुछ डिफरेंट काम करते हैं। क्या डिफरेंट काम करते हैं हम देखेंगे कि भाई टॉलीवुड लोग इन लोगों को सपोर्ट नहीं करते थे, मतलब बोला जाता है कि कहीं ना कहीं उन लोगों ने किया, परंतु उस प्रकार के कार्य या लूटपाट हम लोग नहीं करेंगे। कौन बोलता है, टॉलीवुड से बोलता है। So to a larger extent this was the consequences of their control। अब ऐसा क्यों बोल रहा है टॉलीवुड लोग, इस प्रकार से क्यों बोल रहे हैं कि भाई टॉलीवुड लोगों में पुराने ट्रेडिशन में नोमैडिक ट्रेडिशन जो होता था, जो मंगोल की विचारधारा होती है, उसमें चेंज क्यों हो रहा है टॉलीवुड में। चगताई तो फॉलो कर रहे हैं, जो चीज फॉलो कर रहे हैं, पर टॉलीवुड क्यों थोड़ा डिफरेंट हो रहा है, थोड़ा लिबरल हो रहा है पीजेंट्स के लिए, सिटीज के लिए, उन लोगों को तबाह नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों। तो इसका किस वजह से, किसका कंट्रोल, किस वजह से हो रहा है ये कॉन्सिक्वेंस किस वजह का है। Consequence of the control of China and the larger number of literati that its family member could recruit। जो क्षेत्र के लोगों को द्वारा क्षेत्र को लूटा गया, उस क्षेत्र के लूटने के बाद क्षेत्र के जो लोग हैं वो उनके एडमिनिस्ट्रेशन में आते गए और उन लोगों ने उनको क्या किया, कहीं ना कहीं एक तरह प्रकार से इन्फ्लुएंस किया गया। उन्हीं के इन्फ्लुएंस से क्या किया गया, टॉलीवुड लोगों में धीरे धीरे क्या आने लगा, चेंज आने लगा। सो एट अ मोर सोफिस्टिकेटेड लेवल the disengagement with the past also meet underlying the merits of the regnant ruler एज अ कॉन्ट्रास्ट टू अदर पास्ट मोनार्क। भाई अब इन लोगों ने क्या बोला कि भाई जो पहले के रूलर थे उन्होंने जो किया वो ठीक था, सही था उनके हिसाब से, परंतु आज के जो रूलर क्या कर रहे हैं, उन लोगों में मेरिट्स देखो, उन लोगों में क्या ठीक कर रहे हैं, उन लोगों से क्या तुम्हें फायदा हो रहा है, वो उस पर ध्यान दो। जो पुराने रूलर्स ने कहा उस पर ध्यान क्यों दे रहे हो। सो दिस एक्सरसाइज एंड कंपैरिजन डिड नॉट एक्सक्लूड चंगेज खान इटसेल्फ। अब देखो उन्होंने इवन चंगेज खान तक को लेकर आया, चंगेज खान तक को बोले कि हम उनसे भी कंपेयर कर, अपने आप को उससे कंपेयर करके बोला कि पर्शियन क्रॉनिकल्स प्रोड्यूस्ड इन इल-खानिद ईरान। इल-खानिद में पर्शियन क्रॉनिकल्स है, क्या है पर्शियन क्रॉनिकल्स है, कहाँ पे, इल-खानिद, हमारे ईरान वाले रीजन में इल-खानिद डायनेस्टी थी, टॉलीवुड के द्वारा बनाई गई थी। उसमें क्या लिखा था, ड्यूरिंग द लेट सेंचुरी डिटेल्ड द ग्लोरी किलिंग ऑफ द ग्रेट खान एंड ग्रेटली एग्जैजरेटेड द नंबर किल्ड। अब देखो उसमें क्या बताया है कि बहुत लोगों को, जितने लोगों को मारा गया उसको बहुत ज्यादा एग्जैजरेट किया गया कि बहुत लोगों को मारा गया, इल-खानिद में बताया गया है। जो ग्रेट खान उनकी ग्लोरी बताई गई किस प्रकार से उन लोगों ने किया गया। लेकिन फॉर एग्जाम्पल इन अ कंट्रास्ट टू एन आई विटनेस रिपोर्ट, अब एक आई विटनेस रिपोर्ट भी प्राप्त होती है, दैट 400 सोल्जर्स डिफेंडेड द सिटाडेल ऑफ बुखारा एंड इल-खानिद क्रॉनिकल रिपोर्ट। इल-खानिद का जो क्रॉनिकल है वो क्या बताता है कि लगभग 30,000 सोल्जर्स मारे गए। सिटाडेल में कितने लोग, लगभग 30,000 सोल्जर्स किल्ड इन अटैक्ड ऑन सिटाडेल। और एक जगह रिपोर्ट का देखने को मिलती है कि लगभग 400 सोल्जर्स। तो बहुत सारी चीजों को धीरे धीरे क्या एग्जेजरेट करके बताया गया कि भाई ज्यादा बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं कितने लोगों को मारा गया, इस प्रकार से। तो वो यही तो बोलते हैं कि भाई जो पुराने लोगों ने किया, भाई चंगेज खान ने भले ही मारा होगा, इतने लोगों को मारा गया है, हम भी उनके ही वंशज हैं, तुमको हमारी बात मानना पड़ेगा, परंतु हम उनके प्रकार जिस प्रकार से क्रूलिटी वो कर रहे थे, क्रूरता वो तुम पर बर्बरता जो कर रहे थे वो हम नहीं करेंगे। ये कौन बोलते हैं, हमारे टॉलीवुड से बोलते हैं। ऑल्दो इल-खानिद रिपोर्ट स्टिल यूजुअलाइज चंगेज खान, जो इल-खानिद की रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं प्रशंसा करते हैं, भाई प्रशस्ति है एक प्रकार से चंगेज खान की। दे ऑल्सो कैरीड अ स्टेटमेंट ऑफ रिलीफ दैट टाइम्स हैड चेंज्ड एंड द ग्रेट किलिंग्स ऑफ द पास्ट वर ओवर। भाई अब जो उन्होंने किया, हत्याएं उन्होंने की, जितनी भी उन लोगों ने, जितने लोगों को उन्होंने मारा, उनकी प्रशंसा करते कि वो ठीक था, उन लोगों के हिसाब से बढ़िया है, परंतु अब वो सभी इस प्रकार का ब्लड शेड जो हो रहा था, लोगों को मार रहे थे, वो अब ओवर हो चुका है, अब वो समाप्त हो चुका है। अब किसी भी इस प्रकार की क्रियाकलाप नहीं होगा, हम किसी भी क्षेत्र को नष्ट नहीं करेंगे, ना ही किसी लोगों को मारेंगे, वो इस प्रकार से कह रहे हैं टॉलीवुड लोग, है ना। सो द चंगेज खान लेगेसी वाज इंपॉर्टेंट बट फॉर हिज डिसेंडेंट्स टू अपीयर एज कन्विंसिंग हीरोज टू अ सेडेंटरी ऑडियंस। अब देखो चंगेज खान की जो लेगेसी थी वो भी इंपॉर्टेंट थी उसके डिसेंडेंट्स के लिए, कि भाई कहीं ना कहीं उनको अगर सत्ता क्लेम करना है, अथॉरिटी अपनी बताना है, तो बताना पड़ेगा तुम क्यों, तुमको अथॉरिटी क्यों माने, तुम क्या हो। तो बोलते हैं कि हम मंगोल्स के हैं, चंगेज खान के वंशज हैं, वो एक जगह तक सही है, उसको भी यूज कर रहे हैं चंगेज खान को अपनी अथॉरिटी बताने के लिए, परंतु ये बोलते हैं कि हम चंगेज खान ने भले ही इतना ब्लड शेड किया, लोगों को मारा, लेकिन हम उन लोगों की तरह क्या करेंगे, लोगों को नहीं मारेंगे, परंतु हम उन्हीं की अथॉरिटी से क्या करेंगे, यहाँ पे रूल करेंगे, है ना। तो दे कुड नो लॉन्गर अपीयर इन क्वाइट द सेम वे एज देयर एंसेस्टर्स। अब धीरे धीरे इन लोगों में अपने एंसेस्टर जैसे प्रकार से हुए करते थे, हजारों लाखों लोगों को मारा करते थे, उस प्रकार से इन लोगों में देखने को नहीं मिलता है। इन लोगों में धीरे धीरे क्या आने लगे, चेंज आने लगे, किसमें, टॉलीवुड लोगों में, मंगोल्स लोगों में। सो फॉलोइंग द रिसर्च ऑफ, अब देखो क्या देखने को मिलता है, रिसर्च की जाती है डेविड आइलन के द्वारा, रिसर्चर है डेविड आइलन, रिसेंट वर्क ऑन यासा। यासा एक डॉक्यूमेंट होता है या एक लीगल कोड होता है, उसको क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं कि यासा क्या है, द कोड ऑफ द लॉ, एक लॉ है, मतलब एक नियम की, एक नियमावली है, एक नियम है, लॉ है, लॉ बुक है, दैट चंगेज खान वाज सपोज्ड टू हैव प्रोमलगेटेड
एट कुरिलताई। जो ऐसा क्या लॉ है, क्या बोलते हैं, यासा किसके द्वारा बनाया गया था, चंगेज खान के द्वारा बनाया गया था। कब, 1206 में, जब कुरिलताई की क्या हुई थी, मीटिंग हुई थी, जब उनको शासक बनाया गया था। चंगेज खान को क्या बनाया गया था, शासक बनाया गया था। और कुरिलताई की मीटिंग में 1206 में तब उन्होंने एक यासा जो कोड को क्या कोडिफाइड किया गया था, एक लॉ को कोडिफाई किया गया था उनके द्वारा। हैज एलोबरेटेड ऑन अ कॉम्प्लेक्स ways in which the memory of great Khan was fashioned by successor। और उससे बाद में क्या किया गया, एलिबरेट किया गया और धीरे धीरे आने वाले लोगों के तक उसी यासा को जो उनके द्वारा बोला गया था उनको ही क्या कर दिया गया, आने वाले समय उनके क्या बोलते डिसेंडेंट्स के द्वारा उसको काइंड ऑफ लॉ बना दिया गया, नियम बना दिया गया। इन द अर्लीस्ट फॉर्मुलेशन द टर्म वाज रिटन एज यासाक। प्रारंभ में क्या यासाक बोला जाता था, क्या यासाक बोला जाता था या यासा बोला जाता था, विच मीन्स लॉ। इसका मतलब नियम, कानून है, आदेश है या ऑर्डर है किसी प्रकार से। Indeed, the few details that were possessed, और उसमें कुछ डिटेल्स भी हुआ करती थी यासा या यासक में, किस चीज से रिलेटेड होती थी, एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन से रिलेटेड, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हंट, किस प्रकार से शिकार किया जाएगा, द आर्मी से रिलेटेड नियम रहते थे उसमें, द पोस्टल सिस्टम से रिलेटेड, हमने कोरियर सिस्टम देखा, पोस्टल सिस्टम जो देखा उससे संबंधित नियम हुआ करते थे हमारे कितने यासास में। तो क्या हुआ करती थी, कोड ऑफ लॉ है, एक तरह से क्या है, कोड ऑफ लॉ है। यासा इज व्हाट, कोड ऑफ लॉ विच इज मेड बाय जंगीज खान इन कुरिलताई 1206। इसमें क्या अलग अलग प्रकार से क्या क्या चीज दी है, मेंशन अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस के बारे में, पोस्टल सिस्टम के बारे में, आर्मी रेगुलेशन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हंट के बारे में, किस प्रकार से हंटिंग की जाएगी उन सब चीज के बारे में। एंड बाय द मिडल ऑफ द 13th सेंचुरी, अब 13th सेंचुरी के मिडिल में क्या देखने को मिलता है, the Mongols had started using the related term Yasa in more general sense to mean the legal code of the Genghis Khan। अब देखो प्रारंभ में तो एक प्रकार से बोल दिया था, लोगों में धीरे धीरे समय के साथ नियम लोग प्रचलित होने लगे थे, लेकिन अब लोग बिल्कुल प्रॉपर क्या करते हैं, started using the related term Yasa in more general sense। अब धीरे धीरे सभी लोगों ने क्या कर लिया, वहां के क्षेत्र के लोगों ने यासा जो कोड है, कोड ऑफ लॉ है, उसको एक्सेप्ट कर लिए लोग, सभी लोग वहां के क्षेत्र के लोग क्या करने लगे, उस यासा को मानने लगे और उसे काइंड ऑफ ऐसा लॉ बना दिया गया। पहले तो कुछ नॉर्मल वे में था, किस प्रकार से चल रहा था, लेकिन उसको ऐसा पर्टिकुलर लॉ बना दिया गया और सभी लोग जितने भी मंगोल्स के लोग हैं उस चीज को मानने लगे, यासा के लॉ को, नियम को, पूरे सारे के सारे नियमों को क्या करने लगे, मानने लगे। सो वी मे बी एबल टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन द मीनिंग ऑफ द टर्म if we take a look at some of the other development that occurred at the same time। उसी समय अब देखने को मिलते हैं, धीरे धीरे चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जो विकास हो रहे हैं, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इनको देखने को मिलते हैं। बाय द मिडिल ऑफ द 13th सेंचुरी द मंगोल्स हैड emerged a unified people। अब देखो क्या होता है, मंगोल्स लोगों को क्या कर दिया जाता है, यूनाइट कर दिया जाता है 13th सेंचुरी समथिंग पे, एंड जस्ट क्रिएटेड अ लार्जेस्ट एम्पायर। और कितना बड़ा एम्पायर बनाते हैं, अलग अलग नोमेडिक लोगों को, अलग अलग ट्राइबल लोगों को ऐसे यूनाइट किया जाता है और इतना बड़ा साम्राज्य बना दिया जाता है इन लोगों द्वारा, मंगोल साम्राज्य बना दिया जाता है। सो दे रूल्ड ओवर सोफिस्टिकेटेड अर्बन सोसाइटीज, बड़ी बड़ी अर्बन सोसाइटीज पर रूल करते हैं। उन लोगों के इतिहास, कल्चर, इन लोगों सब में धीरे धीरे चेंजेस आने लगते हैं, अलग अलग उनके खुद के इतिहास को समझने लगते हैं। Although the Mongols dominated the region politically, they were numerical minority। देखो भले ही मंगोल्स लोगों ने बड़े बड़े क्षेत्रों तक क्या किया, डोमिनेट किया, मंगोल्स लोगों ने सभी क्षेत्रों को जीतने के बाद क्या किया, उन क्षेत्रों पर डोमिनेट किया गया, पॉलिटिकली अपनी आर्मी के द्वारा एक जगह दूसरे कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन फिर भी वो नंबर्स में कम थे, न्यूमेरिकल माइनॉरिटी थे, कहीं ना कहीं नंबर्स में कम थे, अल्पसंख्यक हुआ करते थे। लेकिन उस क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं अलग अलग कम्युनिटी के, अलग अलग लोग बहुत ज्यादा अलग अलग कम्युनिटी होते हैं, लेकिन ये लोग क्या थे, वहां पे माइनॉरिटी हुआ करते थे, कौन, मंगोल्स। So the one way in which they could protect their identity and distinctiveness was through a claim to sacred law given to them by their ancestors। अब अपनी आइडेंटिटी का क्लेम कैसे करेंगे भाई कि भाई हम मंगोल्स हैं, ये कैसे बताएंगे, तो वो क्या करते थे, अपना जो सैक्रेड लॉ है, जो कोड बनाया गया था हमारे द्वारा, क्या यासा, क्या कोड बनाया गया था, यासा या यासक, ये इसके द्वारा बोलते हैं यासा जो है, यासक जो है हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाया गया क्या है, नियम है, जैसे उसी नियम है और उसी नियम है, उसी से रिलेटेड हमारे कस्टम्स, ट्रेडिशन सारे के सारे चलते हैं और हम उसी के क्या है, वंशज हैं। ये हमारा क्या है, लॉ है मंगोल्स लोगों का, और इसी के हम क्या वंशज हैं, और इसी के आधार पर क्या बताते हैं, हमारी आइडेंटिटी बताते हैं। जैसे हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमारी काइंड ऑफ क्या है, एक प्रकार से आइडेंटिटी हमारे इंडियंस लोगों के लिए, इंडियन से हमको ये राइट्स मिलते हैं इस प्रकार से। तो इन लोगों के लिए भी यासा क्या है, उनकी सेक्रेड लॉ जो है वो उनको उसको डिफाइन करती है, उसी के आधार पे क्या वो क्लेम करते हैं अपनी अथॉरिटी को, कौन, मंगोल्स लोग, कि भाई हम इसी, हमारे एंसेस्टर्स कौन, मंगोल हुआ करते थे, और मंगोल ने क्या बनाया, यासा बनाया, जिसको तुम क्या करते हो, फॉलो करते हो। यासा मतलब क्या, वो नियम जो हमारे चंगेज खान के द्वारा बनाया गया था। द यासा वॉज इन ऑल प्रोबेबिलिटी अ कंप्लीशन ऑफ द कस्टमरी ट्रेडिशन। अब देखो यासा पूरी तरह क्या प्रचलन में आने लगा, धीरे धीरे पूरी तरह है ना, उसको उसमें कंपाइल कर लिया गया, उसको कस्टमरी ट्रेडिशन बना दिया गया ऑफ द
मंगोल ट्राइब, सभी मंगोल ट्राइब्स लोग इसका क्या मानने लगे यासा को, और उसको मतलब एक प्रकार से क्या कोड ऑफ लॉ बना दिया गया। बट इन रेफरिंग टू इट चंगेज खान कोड ऑफ लॉ, द मंगोल पीपल ऑल्सो लेट क्लेम टू लॉ गिवर लाइक मोसेस एंड सोलोमन। ये एक प्रकार के हमारे मोसेस एंड सोलोमन हमारे इजराइल वाले क्षेत्र में जो हिब्रू लोग हैं, इन लोगों के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया गया था। तो इस प्रकार से बोला गया कि चंगेज खान भी क्या है हमारा, क्या है लॉ गिवर है, इसी ने हमारे नियम बनाए गए हैं। हुज अथॉरिटेटिव कोड कुड बी इम्पोज्ड ऑन देयर सब्जेक्ट्स, जितने भी इस पे लोग, जितने भी लोगों पर उसकी अथॉरिटी है, उन सभी लोगों पर क्या रहेगा, उसका रूल रहेगा, उन सभी लोगों पर उसका कंट्रोल रहेगा। तो जैसे इन लोगों ने ये लॉ बनाए थे, मोसेस और सोलोमन ने हमारे इजराइल वाले रीजन में इन लोगों ने बहुत सारे लोगों के लिए क्या काम किए थे उस समय। तो इस प्रकार से क्या बोला गया, चंगेज खान भी इस प्रकार से लोग हैं, और चंगेज खान ने जितने क्षेत्र पर अपनी अथॉरिटी क्लेम करता है, जितने क्षेत्र पर कंट्रोल करता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है, उन लोगों के लिए क्या है, ये एक प्रकार से लॉ है। क्या है, लॉ है हमारा, क्या है हमारा यासा, क्या है हमारा एक लॉ है। द यासा सर्व्ड to cohere the Mongol people around a body of shared belief. It acknowledged their affinity to Genghis Khan and his descendants, and even as they absorbed different aspects of the sedentary lifestyle, gave them confidence to retain their ethnic identity and impose their law upon their defeated subject. अब धीरे धीरे क्या होने लगा, यासा को जो अलग अलग डिफीटेड सब्जेक्ट हुआ करते थे, ये लोग भी क्या करने लगे, उनके इसको एक्सेप्ट करने लगे, किसको, यासा को एक्सेप्ट करने लगे, और सबके अलग अलग क्या होते थे, बिलीव हुआ करते थे, और उनको क्या करने लगे, गिव देम कॉन्फिडेंस टू रिटेन देयर एथनिक आइडेंटिटी। उन लोगों को विश्वास आने लगा, भाई किस पर विश्वास आने लगा, कि भाई हमारे जो लॉ है उस पर विश्वास आने लगा, यासा पर लोगों को क्या आने लगा, विश्वास आने लगा। और ऐसे करके वो अपनी क्या बोलते थे, अपनी अथॉरिटी को क्लेम किया करते थे, किसके आधार पे, यासा के आधार पे, कि यासा क्या है, हमारे मंगोल लोगों का क्या है, कोड है। सो इट वॉज एन एक्सट्रीमली एम्पावरिंग आइडियोलॉजी, एंड ऑल्दो जंगीज खान में नॉट है प्लान सच अ लीगल कोड। अब देखो एक प्रकार से जो ये आइडियोलॉजी क्या है, बहुत समय लंबे समय तक प्रचलन में रहती है, ये इसी से अथॉरिटी क्लेम करते हैं मंगोल्स लोग कि हमारा यासा क्या है, हमारा लॉ है, और सभी जितने भी लोग हैं सब पर इसका लॉ का क्या रहेगा, इस लॉ का मतलब इस लॉ को मानना पड़ेगा, इस कानून को पालन करना पड़ेगा, और हम क्या है, मंगोल्स के ही क्या है वंशज है, ऐसा बोलते हैं, और अपनी अथॉरिटी को क्लेम करते हैं। और जो कि जो कोड क्या है, खुद के द्वारा चंगेज खान खुद के द्वारा नहीं बनाया गया था, काइंड ऑफ उसने स्पीच में या आदेश में बोल दिया होगा, उसी को धीरे धीरे सभी लोगों ने समय के साथ साथ क्या लॉ मानने लगे, और इस लॉ को फिर क्या प्रचलन में ला दिया गया। इट वॉज सर्टेनली इंस्पायर्ड बाय हिज विजन एंड वॉज वाइटल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ मंगोल यूनिवर्सल डोमिनियन। वो इस पर उसका एक प्रकार से क्या हुआ करता था, विजन हुआ करता था, किसका, हमारे चंगेज खान का। उसी विजन को क्या कर दिया गया, लोगों के द्वारा बना लिया गया क्या, लॉ, और इसी लॉ को मानने लगे सभी के सभी मंगोल लोग। और ये हमारा यासा था, ऐसी यासा में बताया गया था कैसे कि इन 1221 जब बुखरा पर चंगेज खान ने ऐसे कंट्रोल किया गया था, बुखरा वाले रीजन में सभी लोगों को मानने का आदेश दे दिया गया था कि बोले तुम सब लोगों ने बहुत बड़ा पाप किया है, तो उस पाप से अगर प्रायश्चित करना है तो जितनी भी संपत्ति तुमने छुपा कर रखी है वो सब कैसे दे दो, मुझे दे दो। चंगेज खान ऐसा बोलता है और सभी लोगों को, बहुत सारे लोगों को मार देता है। तो उसी जगह पर क्या जाता है, चंगेज खान का एक वंशज जाता है, अब्दुल्ला खान, जो कौन है, हमारे डिसेंडेंट्स ऑफ जोची का वंशज अब्दुल्ला खान जी जाता है, वेंट टू द सेम फेस्टिवल ग्राउंड इन बोखरा। अब वो ही बोखरा वाले रीजन में जाता है, कौन, अब्दुल्ला खान। अनलाइक जंगीज खान हाउएवर अब्दुल्ला खान वेंट टू परफॉर्म हिज हॉलीडे प्रेयर। वो नमाज अदा करने जाता है, क्या करने जाता है, वो नमाज अदा करने जाता है। हिज क्रॉनिकलर हाफिज, तो क्या लिखता है उसका क्रॉनिकलर, हाफिज तानिश क्या लिखता है उसके बारे में, रिपोर्टेड दिस परफॉर्मेंस ऑफ द मुस्लिम पिटी, मुस्लिमों के प्रति कैसे धर्मपरायणता को बताता है, मुस्लिमों के प्रति धर्म से संबंधित दया के बारे में बताता है कि भाई बाय हिज मास्टर एंड इंक्लूडेड द सरप्राइजिंग कमेंट। और एक कमेंट लिखता है क्या, दिस वाज अकॉर्डिंग टू द यासा ऑफ जंगीज खान, दिस वाज अकॉर्डिंग टू द यासा ऑफ जंगीज खान, ऐसा कमेंट करता है कौन, तानिश, हाफिज तानिश करता है कि भाई कितना दयालु है अब्दुल्ला खान, जो है हमारे चंगेज खान का ही वंशज है, भाई वंशज चंगेज खान का, लेकिन कितना दयालु है सभी लोगों के लिए। वो इस प्रकार, जिस प्रकार से चंगेज खान ने से ब्लड शेड किया था, ये नहीं कर रहा है, बल्कि ये दया और करुणा का भाव रख रहा है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक होता है कंप्लीट। तो मंगोल्स लोगों की जीत का कारण क्या था, डिसिप्लिन, प्लानिंग, और जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक में एक रणनीति बनाई जाती है, कुछ उसी प्रकार से। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।